हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। करता हूँ। हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए फिर। आज हम लोग करने वाले हैं वैदिक एज। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी कौन कौन सी एजेस देख ली हैं वो एक बार कर लेते हैं। ठीक है, चलो। एक सेकेंड। ये लाइव स्ट्रीम 3.0 की है? नहीं, ये 3.0 की नहीं है, ये 2.0 की है ना। हम लोगों ने टाइम मशीन से जो है पीछे जाके हम लोग ये लाइव कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी देखा है एक तो स्टोन एज। ठीक है, सबसे पहले। देन हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था ब्रॉन्ज एज, है ना। कल के लेक्चर हम लोगों ने ब्रॉन्ज एज देखा था। ठीक है। yes। और आज हम लोग देखने वाले हैं आयरन एज। ठीक है, यहाँ से एक्चुअल में हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ये थी हमारी प्री हिस्ट्री, ये थी प्रोटो हिस्ट्री, और ये है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई थी उसको हम डिसाइफ मतलब लिखी नहीं गई थी पहली बात तो स्टोन एज में। ब्रॉन्ज एज में जो लिखी गई थी उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए। दैट मीन्स इसको हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। और आयरन एज का मतलब है जहाँ से हमें कुछ रिटन एविडेंसेस मिले। ठीक है, और यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल को, वैदिक एज को, जो कि टाइम पीरियड है फ्रॉम 1500 BC ऑनवर्ड्स टू 600 BC। अब ये जो वैदिक एज है, जो वैदिक टाइम पीरियड है 1500 BC से लेके 600 BC, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक को बोलते हैं अर्ली वैदिक एज और दूसरे को बोलते हैं लेटर वैदिक एज। ठीक है, तो जो अर्ली वैदिक एज है वो 1500 से लेके 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड है, और जो लेटर वैदिक एज है वो 1000 से लेके 600 BC के जो बीच का टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं। लेकिन अभी सारी चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई वो थोड़ा हम समझते हैं। तो एक्चुअल में ये माना जाता है कि यहाँ रशिया के साउथ में जो ये स्टेपीज थे, स्टेपीज हम लोगों ने पढ़ा था। ये ज्योग्राफी में क्या होता है जरा बताइए जल्दी से कमेंट में। वाटर स्टेपीज। क्या वॉइस कम आ रही है क्या? ये वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। जरा बताइए जल्दी से कमेंट में। कितना तेज वॉइस चाहिए भाई? हम्म चलिए, तो अगर हम स्टेपीज की बात करेंगे तो ये हमारे थे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो ये माना जाता है कि यहाँ पर एक ट्राइब, एक कबीला रहता था। ठीक है, जो टर्की में, यानी कि यहाँ पर जो तुर्की देश पड़ता है, वहाँ पर आने के बाद एक जो इसका सेक्शन है वो यहाँ पर इंडिया की तरफ माइग्रेट हुआ और एक चला गया यूरोप की ओर। ठीक है, एक चला गया इंडिया की ओर और एक चला गया यूरोप की ओर। अब यहीं पे माना जाता है, आपको पता है कल हम लोगों ने पढ़ा था ये कौन है, हमारे प्रीस्ट किंग है। तो पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन था। काफ़ी सारी थ्योरीज हैं कि किस तरह से हड़प्पन जो हैं यहाँ से हटे, तो उनमें से एक थ्योरी ये भी है। तो काफ़ी सारी थ्योरीज तो ये बोलती हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो सकता है, या फिर बाढ़ हो सकती है, या फिर अर्थक्वेक हो सकता है, मतलब अलग अलग थ्योरीज हैं। और एक थ्योरी ये भी बोलती है कि आर्यंस का इन्वेजन हुआ था इंडिया में। इनको बोला गया इंडो आर्यंस। ठीक है, पहले तो इनको एक रेस कंसिडर किया गया। रेस इन दी सेंस, जैसे नहीं हिटलर ने रेस के दम पे बहुत लोगों का नरसंहार किया, तो लेकिन अब रेस ना उसको कंसिडर करके अब इसको एक लिंग्विस्टिक ग्रुप कंसिडर किया जाता है। वो लिंग्विस्टिक ग्रुप जो कि सेम है यूरोपियन लैंग्वेज से। ठीक है, तो जो इंडिया में हमारी लैंग्वेज बोली जाती है, चाहे जैसे संस्कृत है, तो उसको इंडो यूरोपियन फैमिली, एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है जिससे इंग्लिश भी बिलोंग करता है, उससे कंसिडर किया जाता है। बिकॉज ये माना जाता है कि यहाँ से जो एक कबीला यहाँ की ओर आया और वो वहाँ की मतलब एक यूरोप की ओर गया।
तो ये हमें कैसे पता चलता है कि भाई यहाँ यहीं से ओरिजिनेट हुए, और इंडिया की जो लैंग्वेज है, जो मूल लैंग्वेज थी इंडो आर्यंस की, संस्कृत थी, जिसमें कि हमारे सारे वेदास लिखे गए, सारे वेद लिखे गए। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। कुछ हमारे इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि भोगास कोई इंस्क्रिप्शन, ये टर्की में, टर्की का जो भोगास का इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे इंद्र वरुण, जो कि भगवान अभी तो चलो नहीं है, अभी तो हम शिव पार्वती है ना, गणेश, और मतलब ये हमारे डिफरेंट गॉड्स हैं। लेकिन उस टाइम पे, उस टाइम मतलब वैदिक काल में बहुत पहले इंद्र वरुण, आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, इंद्र वरुण इन सबको भी गॉड कंसिडर किया जाता था, ठीक है। रीजंस क्या थे वो भी हम देखेंगे, ठीक है, क्यों गॉड कंसिडर किया जाता था, उसके भी रीजंस थे। तो इनके जो नाम हैं वो हमें भोगास कोई इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा ट्रेस करेंगे तो उनके रूट्स सिमिलर निकल के आते हैं, जो कि इंग्लिश में बोले जाते हैं और जो संस्कृत में, जैसे भ्राता है, भ्राता शब्द हम ब्रदर के लिए यूज करते हैं, ब्रदर एंड भ्राता सिमिलर साउंड कर रहे हैं। सप्त और सेवन, सप्त संस्कृत वर्ड है, सेवन उसी का इंग्लिश वर्ड है। अंदर, अंदर और अंडर, कहीं ना कहीं मीनिंग इनका सेम ही है, ठीक है। और अगर आप देखें तो साउंड भी, यानी इनका जो फोनेटिक्स है वो भी सिमिलर है। तो ये माना जाता है कि जो इंडो आर्यन है ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है और वो यहाँ पर आया। ये एक थ्योरी है कि किस तरह से, और ये एक थ्योरी बोलती है कि नहीं, इन लोगों ने कोई हड़प्पन्स के साथ वॉर नहीं किया, अगर वॉर करते तो उसके हमें यहाँ पर पता चलते, एविडेंसेस मिलते, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते, जो कि हमें मिले नहीं। तो हड़प्पन के जाने के बाद, या फिर हो सकता है हड़प्पन्स के साथ ही आके ये एसिमुलेट हो गए। हड़प्पन्स अपने, हमने कल देखा था अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेटर फेज, तो लेटर फेज आते आते तक हमने देखा था कि हड़प्पा यहाँ पे आ गए थे। तो ये माना जाता है कि, एक थ्योरी है कि ये लोग आके इन्हीं के साथ एसिमुलेट हो गए, घुल मिल गए, ठीक है। ये जो आए इनको आर्यन बोला गया और इनको नॉन आर्यन बोला गया। ये भी एक थ्योरी चलती है अपने आप में, आर्यन थ्योरी और नॉन आर्यन थ्योरी, ठीक है। आर्यन थ्योरी, नॉन आर्यन थ्योरी, जैसे कि ये जो साउथ इंडिया है ना, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड के लिए भी काफ़ी चलता है। जो साउथ इंडिया वाले बोलते हैं कि हम यहाँ के एक इंडिजिनस पीपल हैं, यानी कि हम हैं ट्रू इंडियंस, और जो तुम हो तुम तो आर्यंस हो, मतलब नॉर्थ इंडियंस को बोलते हैं कि तुम तो आर्यंस हो, तुम तो बाहर से आए हो, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी इसी वजह से क्लैशेस भी होते हैं कि कौन यहाँ का इंडिजिनस था और कौन बाहर से आया था। अब उस डिबेट में हमें नहीं जाना है, हमें पेपर निकालना है, एसएससी का एग्ज़ाम निकालना है बस, ठीक है। और उसके लिए जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी है। तो वेद जो हैं ऐसे ही, अब देखो ये जो हमें वैदिक काल के बारे में कहाँ से पता चलता है कि आर्यंस आए और ये सब कुछ हुआ, सारी चीज़ें जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ये हमें वेदों से पता चलते हैं, जिनको कि आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्या होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, सारी चीज़ें। इसी तरह वेदों की तरह ही एक ईरानियन टेक्स्ट है जो पारसी कम्युनिटी है उसका, मेनली जेंडा अवेस्ता इसको बोलते हैं, जेंडा अवेस्ता, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया। और बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द आर्कटिक होम टू वेदास, जिसमें कि इन्होंने ये बताया था कि किस तरह से, मतलब इन्होंने आर्यन थ्योरी ही दी थी कि किस तरह से जितने भी भारतीय, सारे भारतीय आर्यंस हैं। तो इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किताब द आर्कटिक होम इन दी वेदास में ही बोला था कि किस तरह से ये आर्यन ट्राइब ही यहाँ पर आई थी, और सारे इंडियंस ही आर्यन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है। लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब आई होप सभी को पता होगा, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा। भाषा के आधार पर जब हम डिवाइड करते हैं, रेस का मतलब एक काइंड ऑफ थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि तुम अलग रेस से हो, नहीं तुम्हारा ब्लड अलग है, हमारा ब्लड अलग है, इस तरह से हम, तो उसमें काफ़ी डिवाइड बढ़ता है लोगों के बीच में, ठीक है। तो ऋग्वेद वो, अब चलो ऋग्वेद छोड़ दो, अब आते हैं वेद। वेद का मतलब होता है नॉलेज, इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, ये सबसे पुराना टेक्स्ट है, यहीं से ही, क्योंकि अभी तक देख लो तुम्हारा, चाहे वो स्टोन एज था, कल जो हमने पढ़ा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन एज हमने पढ़ा, यानी ब्रॉन्ज एज पढ़ा हमने, चालकोलिथिक एज भी पढ़ा, क्या कहीं पे कोई टेक्स्ट था? टेक्स्ट यहाँ से मिलना शुरू हुआ, ठीक है। टेस्ट कहाँ है, टेक्स्ट कहाँ है, टेक्स्ट यहाँ है, ठीक है। मीनिंग नॉलेज, दे वर ओरली पास्ड, श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुन के, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और ये माना जाता है कि ये अपौरुषेय हैं, यानी कि इनको आदमी ने नहीं, किसी ने बोला था कि आदमी ने किसी बोला, फिर किसी ने सुना, फिर आगे जनरेशन पास किया, नहीं, सबसे पहले इसको गॉड ने बोला था, भगवान ने बोला था, देन उसके बाद मैन ने इसको सुना और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इसको पास ऑन करने का काम किया। तो अपौरुषेय का मतलब यही होता है कि इसको आदमी ने नहीं, भगवान ने क्रिएट किया, और सुन सुन के जो है इसको आगे बढ़ाया गया है। और फिर एक टाइम आने के बाद रफली हम बोल सकते हैं कि 3rd सेंचुरी BC, अब जब मैं बोलता हूँ
3rd सेंचुरी बोल रहा हूँ, 3000 जो हमारा है BC, ठीक है, 3000 BC, बिकॉज हमने देखा था रफली 2500 BC के अराउंड हमारा हड़प्पन एज ख़त्म हो गया था। तो अब 3000, अब ऐसा तो नहीं यार कि देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है 1500 BC, तो ऐसा तो नहीं कि 1500 BC से ही एकदम से वैदिक काल शुरू हुआ, 600 BC में एकदम से ख़त्म हो गया। जैसे कल हमने देखा था कि जो हड़प्पन एज है वो 2500 से स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया कब तक, 1750 तक। तो वो ऐसा तो है नहीं 1750 एकदम ख़त्म हो गया, हमें पता है कि वो लेटर हमने देखा था कि चलता रहा था, अर्ली, मेच्योर और लेटर जो हड़प्पन फेज था, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि 3000 से 2000 या फिर रफली आप 2000 BC भी कंसिडर कर सकते हैं कि 2000 BC के अराउंड से वैदिक टेक्स्ट लिखा जाना मतलब शुरू होने लगा। अभी कैसे क्या था, अभी श्रुति यानी कि सुन सुन के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लोग पास ऑन कर रहे थे। अब यहाँ पर लिखना शुरू हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला जो वेद लिखा गया था वो ऋग्वेद लिखा गया था। एक एक बारी बारी करके हम देखेंगे। वैसे तो भले आपने हिस्ट्री पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता होगी कि हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नहीं भी पता है तो हम देखेंगे भी, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। पेस्टोरल एस्ट्रल सब देख लेंगे भी, ठीक है, चिंता मत करो, सब कुछ अभी देखेंगे एक एक करके, लेकिन ठीक है। तो ऋग्वेद जो है दे वर दी फर्स्ट टू बी कंपाइल्ड, यानी सबसे पहले ऋग्वेद को लिखा गया था। और ये स्टार्ट होता है अग्निमीले पुरोहितम से, वो हम देखेंगे। एक श्लोक है ऋग्वेद में, बहुत सारे श्लोक हैं और उन्हीं को ही हम बोलते हैं क्या, हाइम्स बोलते हैं, ठीक है। और उन्हीं हाइम्स के कलेक्शन को बोल देते हैं क्या, संहिता। तो एक्चुअल में ये सब डिविजन्स हैं किसके, वेद, जो वेद है हमारे उनके सब डिविजन्स हैं। अच्छा, हिंदी वाली स्लाइड, एक सेकेंड। आई थिंक आज हिंदी वाली अभी तक बनी नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो सब डिविजन्स की अगर बात करें तो संहिता है इसमें, यानी कि हर एक जो हमारा वेद है, तो वेद में बहुत सारे क्या हैं, एक तरह से ऐसे समझ लो श्लोक हैं जिनको हम हाइम्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वो जो हाइम्स हैं, जो श्लोक हैं, उनके कलेक्शन को संहिता बोला जाता है। हर वेद में ब्राह्मण्स दिए हुए हैं। ब्राह्मण मतलब, अब वेदों में ये लिखा हुआ है, ये बताया गया है कि किस तरह से आपको सैक्रिफाइस देनी है, सैक्रिफाइस करना है, किस तरह से रिचुअल परफॉर्म करना है, किस तरह से किसी वेद को, एक तरह से उसका प्रोसीजर क्या है बोलने का, तो वो दिया हुआ है। अरण्यका क्या है, अरण्यका उनको परफॉर्म, वो सैक्रिफाइसेस जो कि आपको एसएच फॉरेस्ट में जाके परफॉर्म करनी है, जंगल में परफॉर्म करनी है, आप कॉमन लोगों के बीच में परफॉर्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने देखा होगा अघोरी जो होते हैं हमारे ना, नागा साधु, तो अघोरी प्रैक्टिसेस करते हैं, वो मांस तक खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कॉमन लोगों के बीच में तो रह के कर नहीं सकते हैं। तो जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो सैक्रिफाइसेस होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो आपको जंगल में करनी होती है, और वो अरण्यका में लिखी हुई है, वो रिचुअल जो आपको जंगल में परफॉर्म करनी है। और हर वेद के अंत में उपनिषद दिया गया है, जो कि आपको बताता है कैसे आप भक्ति, रिचुअल नहीं, आप भक्ति मार्ग फॉलो करके, क्योंकि पहले उपनिषद नहीं थे, जब बाद में ये चीज़ सामने निकल के आई धीरे 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 कि भाई हर कोई रिचुअल तो परफॉर्म कर नहीं सकता है, और ब्राह्मणिज्म, क्योंकि भाई रिचुअल परफॉर्म करने के लिए आपको ब्राह्मण की ज़रूरत होती थी, यानी कि आप खुद से रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, आपको ब्राह्मण की ज़रूरत लगेगी, उसी को ही अब पता है ढंग से कैसे रिचुअल परफॉर्म करना है, और जब वो परफॉर्म करेगा तभी संपन्न होगा। रिचुअल सैक्रिफाइसेस आप जानते हैं आज भी होती हैं ना, कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो कुछ सैक्रिफाइस कर दिया है ना, आपको पता है। काफ़ी लोग तो गांव में तो बहुत ज़्यादा होता है कि आपको अगर नौकरी चाहिए तो ये कर लो वो कर लो, तो उसी लिए पहले भी होते थे, लेकिन ब्राह्मण के बिना आज भी वही है अगर ज़्यादातर हम देखें तो, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मण्स और ये जो सैक्रिफाइसेस की जाती थी, ये ओपन में करी जाती थी, ऐसा सच कोई टेम्पल नहीं होता था, ऐसा सच कोई मंदिर नहीं होता था इसका, क्या होता था, ऐसे ओपन में इन सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किया जाता था। अब हुआ क्या धीरे धीरे कि भाई जो
अभी हम देखेंगे कि यहीं से जन्म होता है चार जो वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम धीरे धीरे देखेंगे आगे चलते 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 क्या हुआ एक टाइम आने के बाद कि भाई जो शूद्र हैं उनको एकदम ही दरकिनार कर दिया गया और वैश्य भी धीरे धीरे दरकिनार होने लगे। तो वो इस हिंदू धर्म से ही दरकिनार होने लगे कि भाई उनको लगा कि यार कोई और धर्म क्यों ना अपनाया जाए। तो इस वजह से फिर क्या किया गया, उपनिषद जोड़े गए एकदम अंत में, जिसमें कि आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको उसके लिए एज सच बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस तो करने की ज़रूरत नहीं। देखो धर्म तो फॉलो करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं अभी हम देखेंगे धर्म का मतलब क्या है, लेकिन आप इसको भक्ति मार्ग से कर सकते हैं, यानी डिवोशन टूवर्ड्स गॉड, भक्ति उसको बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा आदि शंकराचार्य का, तो उन्होंने बताया था कि इस तरह से उपनिषद पे फोकस किया था उन्होंने, बाकी चीज़ों को हटा के। तो ऑल्सो नोन एज वेदांत, क्योंकि ये वेदों के अंत में दिए हुए हैं इसलिए इनको वेदांत बोलते हैं। हर वेद के लास्ट में दिए हुए हैं ये, ठीक है, हर वेद के लास्ट में दिए हुए हैं। और इसमें टोटल 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं टोटल? 108 है नंबर में। अब हम एक एक करके जो सारे वेद हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो सबसे पहला वेद आता है इसमें दैट इज ऋग्वेद, ठीक है, ठीक है। सबसे जो पहला वेद आता है यहां पर दैट इज ऋग्वेद, जो टोटल 10 मंडल का बना हुआ था, ठीक है। ऋग्वेद की अगर बात करेंगे तो इट वॉज दी ओल्डेस्ट वेदा, ठीक है, सबसे पहले। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो वैदिक एज है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो 1500 से 600 बीसी का टाइम पीरियड है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1500 से लेके 1000 तक अर्ली और 1000 से लेके 600 लेटर। किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? इस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कम्युनिटी थी वो अलग तरह की थी और धीरे धीरे कम्युनिटी चेंज होने लगी। कम्युनिटी चेंज का मतलब है यहाँ पर जैसे लिखा हुआ पेस्टोरल है, अर्ली वैदिक एज वाले पेस्टोरल है, नहीं चरवाहा टाइप है। यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट हो गए। यहाँ पे वेमेन की कंडीशन मतलब ठीक ठाक थी, यहाँ पर बेकार होने लगी। यहाँ पर मतलब चेंज हो गई सोसाइटी एक तरह से। वो क्या हुए चेंजेस वो हम देखेंगे अभी आगे, अभी सब यही नहीं पढ़ लेंगे। लेकिन क्या बेसिस है डिवीजन का, आई होप आप समझ गए कि हमने डिवाइड क्यों किया इसको। तो 1500 से 1000 बीसी यानी कि अर्ली वैदिक एज। और अर्ली वैदिक एज के बारे में जो हमें पता चलता है ऋग्वेद में पता चलता है, क्योंकि ऋग्वेद को ही इसमें कंपाइल किया गया था अर्ली वैदिक एज में। बाकी के जो 3 वेद हैं वो लेटर वैदिक एज में कंपाइल हुए थे। तो ऋग्वेद कोई एक किताब नहीं, 10 किताबों से एक तरह से मिलकर बना, 10 मंडल से मिलकर बना है। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ संस्कृत हाइम्स। तो संस्कृत लैंग्वेज में ये वेद लिखे हुए हैं। टोटल हाइम्स कितने हैं? 1028 रटना है। वर्सेस कितनी है? 10,600। वर्सेस का मतलब जैसे कोई गाना नहीं हो, गाने होते हैं तो जैसे आजकल तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, राइम करते हैं, आखिरी में कुछ ना कुछ राइम करते हैं, है ना, कि ले चलो तो मुझे जमाइका बनूं तेरी जमाई तेरी माइका ऐसे ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ये वर्सेस कहलाते हैं, है ना। तो 10,600 वह 1028 हाइम्स हैं और 10,600 वर्सेस हैं। हाइम्स रिसाइडेड बाय होत्री, यानी हाइम्स को कौन रिसाइड करता था? कौन जो बोलता था हाइम्स को, श्लोक को पढ़ता था, उसको होत्री बोलते थे। इस समय डीटीज का मतलब होता है भगवान। कौन कौन से भगवान इस समय प्रोमिनेंट थे? तो इंद्र, अग्नि, विष्णु, है ना, और वरुण, ये गॉड थे। अब इंद्र की इंपॉर्टेंस वहाँ पे सबसे ज़्यादा थी। हाँ हाँ समझ गया, ठीक है। पुरुष सुक्ता 10th मंडल और ये जो कबीर के 2 हाँ बिल्कुल। चलो भाई। अरे सर कुछ भी, ये आज फर्स्ट टाइम सुन रहा था। अच्छा बेटा ये गाना है, अब क्या गाना है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर फोकस करो। तो ये हमारे गॉड्स थे, इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण, ठीक है। गॉड्स के बारे में भी अभी देखेंगे डिटेल में कि किस तरह से इन गॉड की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती गई, किन गॉड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती गई। और वो भी हम देखेंगे क्या सिर्फ डीटीज यानी कि भगवान जो थे जिनके लिए ये श्लोक बोले जाते थे, हाइंस पढ़ी जाती थी, क्या सिर्फ मेल ही थे? ऐसा नहीं है, फीमेल भी थे। जैसे कि अदिति, है ना, अदिति कौन है? उषा। तो इनको गॉडेस ऑफ डॉन यानी जो सुबह होती है, तो अदिति जो है हमारी ये कौन है? सन गॉडेस, यानी कि जो भगवान सूर्य हैं उनकी मम्मी है अदिति जी, ठीक है। तो फीमेल गॉडेसेस भी थी, लेकिन उनकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी की मेल गॉड्स की थी, ठीक है। तो गॉडेस ऑफ डॉन, डॉन मतलब जो सुबह का टाइम होता है, सुबह से जस्ट पहले का टाइम, ठीक है। गायत्री मंत्र लिखा गया था बाय सेज विश्वामित्र। किसके लिए लिखा गया था? गॉडेस सावित्री जी के लिए लिखा गया था,
ठीक है। ये किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। आज ही हम लोगों ने गायत्री मंत्र परफॉर्म किया था, है ना, सफर सेशन में। 2 से लेके जो 7 मंडल हैं इन 10 मंडलों में, 2 से लेके 7 मंडल इनको पहले लिखा गया था, और जो पहला 9 और 10वां मंडल इनको बाद में लिखा गया था। और 10वें मंडल में लिखा हुआ है पुरुष सुक्ता के बारे में। पुरुष सुक्ता कौन है? तो पुरुष सुक्ता एक ऐसे हमारे डिवाइन फिगर हैं जिनको आप ब्रह्मा जी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसे डिवाइन फिगर है। ये माना जाता है कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो इन्हीं से ही निकले हैं। ब्राह्मण इनके मुख से निकले हैं, क्षत्रिय इनके आम से निकले हैं, और वैश्य जो निकले हैं वो थाइज यानी जांग से निकले हैं, और शूद्र की अगर बात करें तो पैर यानी कि फीट से निकले हैं। क्लियर है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किस 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 तरह से कहाँ से निकली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। 9th मंडल में भगवान सोम के बारे में थी। तो पुरुष सूक्त आप समझ गए। 10वें मंडल में, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, और 9वें मंडल में भगवान सोम के बारे में दिया हुआ है। सोम क्या है? प्लैनेट नहीं, प्लांट हो गई। ठीक है, प्लांट्स, गॉड, लॉर्ड ऑफ प्लांट्स। ये जो सोम है ये ये भगवान है, ठीक है, जिनको कि पौधों का भगवान माना जाता है। और इन पौधों से कुछ ऐसे स्पेशल पौधे हैं, मेनली भांग बोलते हैं उसको, ठीक है, उससे एक एनर्जी ड्रिंक बनाई जाती है। अभी सोमरस जो है, सोमरस, ठीक है, आजकल तो सोमरस जो है एनर्जी ड्रिंक कंसिडर किया जाता है। अब इसके मल्टीपल पर्पसेस थे कि अगर कोई रिसाइट कर रहा है, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा अखंड रामायण, है ना, अखंड रामायण अभी मैंने करवाई थी तो आपको पता होगा, है ना, काफ़ी लोगों को। तो अखंड रामायण बोलते वक्त क्या होता है, कुछ ना कुछ रख दिया जाता है बीच में कि भाई बोलते जाओ, अखंड रामायण पढ़ते जाओ, और पढ़ते पढ़ते थक जाओगे तो बीच बीच में लेते रहना। मतलब जैसे सौंफ वगैरह हमारे यहाँ पे सौंफ होती है और थोड़ी सी चीनी रख दी जाती है, तो वो सब लेते रहो। ठीक है। उस टाइम पे तो बहुत देर देर तक, बहुत लंबे समय तक ये बोले जाते थे। ठीक है, आज तो बहुत कम हो गया। तो भाई उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? तो सोमरस से आएगी। इसको एक एनर्जी ड्रिंक कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जो इनको रिसाइड करता है, इन हाइम्स को रिसाइड करता है, मेनली होत्री, उनके लिए ये बनाया जाता था सोमरस, विच वॉज काइंड ऑफ एनर्जी ड्रिंक। ठीक है। बाद में ये जो भांग होता था उसके लिए भी इसको वर्ड को इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जैसे जिसको वॉर में लड़ने जाना है तो भाई ऐसे तो कोई वॉर में लड़ने जाएगा नहीं, है ना, बिना उसके कि भाई यार मैं वॉर में जाऊंगा तो मर जाऊंगा। एक बार आपने किसी को भांग चढ़ा दी उसके बाद तो फिर आराम से, है ना, मरने मारने पे उतारू हो जाता है वो। अब आते हैं सामवेद। इट इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक। अभी जैसे इन्होंने बताया गायत्री मंत्र, तो क्या होता है गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन ऐसे तो बोलते नहीं हम। कैसे बोलते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तो ये पूरा क्या है? ये आपको एक लय में गाना है, म्यूजिक में गाना है। वो सामवेद से पता चलता है कि किस तरह से आपको चैंट करना है। ऐसा नहीं कि बोलना शुरू कर दिए किसी भी तरीके से। रामायण भी पढ़ी जाती है अखंड रामायण के दौरान, तो एक लय में पढ़ी जाती है, आपने देखा होगा। और जब अंत होता है रामायण का तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे छंद होते हैं जिनको एक लय में पढ़ा जाता है। तो सामवेद जो है वो 2 उपनिषद से मिलकर बना है, छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। उपनिषद अभी बताया था क्या है? हर वेद के अंत में दिए हुए हैं, जो ये बताते हैं किस तरह से भक्ति मार्ग को फॉलो किया जा सकता है। आदि शंकराचार्य के उपनिषद के वो आते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, तो उसमें लिखा हुआ है, हाँ, तत्व ऐसे करके कुछ नाम है, अगर किसी को याद आ रहा हो, तत्व ब्राह्मण ऐसे करके कुछ नाम है। ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किस तरह से जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन फोकस रखना है ना, जब आप हाइम्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो किस तरह से अपना गृहस्थ को फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें उपनिषद में मिलती हैं, भक्ति मार्ग को कैसे फॉलो करना है। तो सामवेद में 2 उपनिषद हैं, छंदोग्य और केन। ठीक है, वो अंडरटेकर वाला केन नहीं है ये। ठीक है। अब आते हैं यजुर्वेद में, कलेक्शन ऑफ मंत्राज, रिचुअल, यानी कि जो आप मंत्र पढ़ रहे हैं उसके रिचुअल कैसे परफॉर्म करने हैं। जैसे कि जब अखंड रामायण का एग्जांपल देता हूँ, आखिर में क्या होता है, एक हवन टाइप होता है ना, हवन परफॉर्म किया जाता है। होता है आपके यहाँ कि नहीं होता है? हमारे यहाँ तो होता है। ठीक है। तो हवन में फिर क्या होता है, पंडित जी बोलते रहते हैं स्वाहा, एक रिसाइट करेंगे, है ना, हाँ, फिर बोलेंगे लास्ट में स्वाहा, तो फिर आपको डालना होता है ना। तो ये क्या होते हैं? ये मंत्र होते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं। तो मंत्र जो है, रिचुअल, सैक्रिफाइस, ये सब यजुर्वेद में दिए हुए हैं कि किस तरह से आपको रिचुअल परफॉर्म करने हैं। ठीक है। हाइम्स आपके दिए हुए ऋग्वेद में, सामवेद में ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक, किस तरह से आपको बोलने, रिसाइट करने हैं।
रिसाइट करने हैं और उस टाइम पे क्या रिचुअल परफॉर्म करने, क्या सैक्रिफाइसेस आपको देनी है, वो यजुर्वेद में लिखा हुआ है। ये जो है यजुर्वेद 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल मतलब होता है वाइट और कृष्ण का मतलब होता है ब्लैक, ठीक है। इसी में ही शतपथ ब्राह्मण, तो आपसे अगर पूछ ले कि शतपथ जो ब्राह्मण है, अभी देखा था ब्राह्मण क्या है, जो हमें रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस के बारे में बताता है, अंडरटेकर का भाई, हाँ। तो वो आपका मेरा ब्याह हो जाए जल्दी से सुहा द गोट, बेटा ये हरकतों से बिल्कुल नहीं होगा। तो शुक्ल यजुर्वेद में ये शतपथ ब्राह्मण लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट उपनिषद कौन से हैं? बृहदरण्यका और कठ उपनिषद, ये सबसे पुराना उपनिषद है बृहदरण्यका। कठ उपनिषद में नचिकेता और यम के बीच की एक स्टोरी दी हुई है। स्टोरी मतलब कैसी? तो यम आप सभी जानते हैं, यम कौन है? गॉड ऑफ, कौन है यम? यमराज, गॉड ऑफ डेथ। तो नचिकेता एक सेज थे, जैसे कि एक हम जैसे गायत्री मंत्र की अगर बात करें तो सेज विश्वामित्र ने कंपोज किया, तो ऐसे ही एक संत थे, उनके बेटा था नचिकेता। तो वो मतलब काफ़ी लंबी स्टोरी, मैं उतने लंबे उसमें जा नहीं रहा हूँ कि वो यम इनके पास जाते हैं, यम के पास यम मिलते नहीं हैं, देर से आते हैं, तो इस तरह से फिर यम इनको सारी चीज़ें सिखाते हैं नचिकेता को। नचिकेता क्वेश्चन पूछते हैं इनसे कि डेथ के बाद क्या होता है, कैसे सारी चीज़ें होती, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें यम नचिकेता को बताते हैं, नचिकेता दिन इसको पास ऑन करते हैं, बाकी लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी दी हुई है कठ उपनिषद में, जो किसका पार्ट है? यजुर्वेद का। अथर्ववेद पे आते हैं, इट इज़ अ वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूले टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स एंड डिजीजेस, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं ब्लैक मैजिक वाला वेद, ठीक है। ब्लैक मैजिक ये सबसे आखिर में आया था, ठीक है। जैसे ने बताया ऋग्वेद आपका अर्ली वैदिक एज का है, यानी 1500 से 1000 बीसी के टाइम का, 1500 से 1000 बीसी, 1000 से 600 के बीच में जो साम, यजुर और अथर्ववेद को कंपाइल किया गया था। ये 20 खंड में डिवाइडेड है। कितने खंड में? ऋग्वेद जैसे 10 मंडल में डिवाइडेड है, वैसे ये 20 खंड में डिवाइडेड है, विभाजित है। इसमें जो इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं, क्योंकि हर वेद के अंत में उपनिषद हैं, ठीक है। तो इसमें है आपके कुछ 2 इंपॉर्टेंट हमें जो याद रखने अपने पेपर के लिए, वो है मांडुक्य उपनिषद और महाउपनिषद। तो जो सत्यमेव जयते लिया गया है, विच मीन्स ट्रुथ ओनली प्रिवेल्स, है ना, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, वो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया। और महाउपनिषद से लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम, विच मीन्स होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, विच इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6 ऑफ महाउपनिषद, इज ऑल्सो इन द ऋग्वेद। तो चैप्टर नंबर 6 ऑफ महाउपनिषद से इसको लिया गया है। क्लियर है? तो ये जो अथर्ववेद है वो मैजिकल फॉर्मूले है ना। मैजिकल फॉर्मूले का मतलब हो गया कि किस तरह से, है ना, किस तरह से किसी को वशीभूत कर लेना है, किस तरह से टोना टोटका करके एग्ज़ाम पास कर लेना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अथर्ववेद में दी हुई हैं, विच इज़ अ वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूले टू वॉर्ड ऑफ एविल स्पिरिट, है ना, कि भूत चढ़ गए हैं तो भूत उतार दिए, या फिर कुछ लगता है किसी की बुरी नज़र लग गई है तो बुरी नज़र के लिए कुछ कर, मतलब है ना, कि बुरी नज़र के लिए मिर्ची विर्ची लेके मिर्ची का धुआं कर दिया तो उससे तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अथर्ववेद में मिलेंगी, विच इज़ अ काइंड ऑफ बुक ऑन ब्लैक मैजिक, जो कि वेस्ट बंगाल साइड में ज़्यादा चलता है ना। खैर, जिसको हम तांत्रिसिज्म भी बोलते हैं। तो ये हमारे 4 वेद थे, ठीक है। अब इन 4 वेदों से डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी निकल के आए, जिनको कि हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के नाम से जानते हैं। अभी स्कूल ऑफ फिलॉसफी का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी वेद में बिलीव करता हूँ, तुम भी वेद में बिलीव करते हो, लेकिन हमारा वेदों को देखने की और वेदों की ओर देखने का जो नज़रिया है वो अलग अलग है। हमारा एंड गोल अलग है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, लेकिन हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो वो वहीं से आते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। सब ये जो 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी सब के सब वेदों में बिलीव करते हैं, चाहे संख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी हो, चाहे न्याय हो, चाहे वैशेषिका हो, चाहे योग हो, चाहे उत्तर मीमांसा हो, चाहे पूर्व मीमांसा हो। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि किस तरह से उनका इंटरप्रिटेशन था। जैसे न्याय है, गौतम गंभीर वाले गौतम नहीं, ये अलग है हमारे गौतम, एक सेज थे, ठीक है। तो इनका थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच था, ठीक है। वैशेषिका की अगर बात करें तो इस स्कूल ऑफ फिलॉसफी को कन्नड़ ने प्रपोज किया था, जो मेटाफिजिक्स की बात करते थे। उन्होंने एटम के बारे में सबसे पहली बार यहीं पे बात करी गई थी, एटम के बारे में, कि किस तरह से हर कोई एक बहुत ही सूक्ष्म एटम का बना हुआ है। योग, किस तरह से हम योग का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड का हम यूज करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये अलग अलग क्या है? स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा? कितने स्कूल ऑफ फिलॉसफी है? आंसर 6।
फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो है कि इस स्कूल ऑफ फिलोसफी को किसने प्रपोज किया था, तो संख्य कपिल, ऐसे याद कर लो, शंख जो होता है ना बजाने वाला, तो शंख कपिल बजाते हैं। गौतम गंभीर सबको न्याय देते हैं, सबसे लड़ लड़ के न्याय देते हैं सबको। वैशेषिका कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ वैशेषिका। योग सबको पता है पतंजलि। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा को वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी बोलते हैं, बिकॉज ये फिलोसफल टीचिंग ऑफ उपनिषद में ज़्यादा बिलीव करते थे कि हम उपनिषद यानी कि भक्ति मार्ग को फॉलो करके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो ये प्रपोज किया था बद्रायन ने। और पूर्व मीमांसा की अगर बात करेंगे तो जो जामिनी है उन्होंने इसको प्रपोज किया था। पी से पूर्व मीमांसा और ऐसे कुछ जेपी करके याद कर लो, जेपी नड्डा, ठीक है, जैमिनी और पूर्व मीमांसा, ठीक है। आगे बढ़ें। वेदांग क्या होते हैं? देखो वेदांत तो उपनिषद होते हैं, लेकिन वेदांग क्या होते हैं? ये भी 6 होते हैं, जैसे हमारे स्कूल ऑफ फिलोसफी 6 हैं वैसे वेदांग भी 6 होते हैं। ये टूल्स हैं टू अंडरस्टैंड दी वेद, यानी वेदों को किस तरह से हम समझें, वेदों को किस तरह से पढ़ा जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये 6 वेदांगों की ज़रूरत होती है। हमें फिनेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह से प्रैक्टिस करना है, हमें ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, हमें वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, हमें लाइट की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस जो पोइटिक मैटर होता है उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो जो फोनेटिक्स होता है उसको हम बोलते हैं, फोनेटिक्स मतलब जो जनरल नॉलेज एक काइंड ऑफ होती है, तो उसको हम बोलते हैं शिक्षा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं शिक्षा। शिक्षा, प्रैक्टिस, कल्प, ग्रामर, व्याकरण, एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी जो वर्ड से डील करता है, ठीक है। फोनेटिक्स काइंड ऑफ हो गया साउंड से जो डील करता है, किस तरह का साउंड आना चाहिए। एटिमोलॉजी मतलब वर्ड्स, ये वर्ड्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप वेद पढ़ सकते हो। अभी अगर आप वेद पढ़ने जाओगे तो आपको ऐसे डायरेक्टली समझ नहीं आएंगे। उपनिषद भले आपको समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप बाकी पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत मतलब 90% चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एटिमोलॉजी निरुक्त, स्टडी ऑफ लाइट, ज्योति जिसको बोलते हैं, और पोइटिक मैटर जिसको बोलते हैं छंद, ठीक है। ये हो गया आपका साउंड, ये हो गया आपका कल्प मतलब किस तरह से प्रैक्टिस करना है, ग्रामर की नॉलेज हो गई, वर्ड्स की नॉलेज हो गई, लाइट और पोइटिक मैटर। तो 6 वेदांग होते हैं और ये 6 वेदांग जो है आपको पता होने चाहिए, ठीक। क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े अभी। सबका सही है, चलो। तो अभी हम आते हैं अर्ली वैदिक एज में। थोड़ा सा अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जब अर्ली जो ये हमारे आए इंडो आर्यंस, तो ये क्या है कि ये सप्त सिंधु वाला जो क्षेत्र है, सप्त सिंधु वाला क्षेत्र मतलब 7 नदियों से मिलकर जो क्षेत्र बना है, इसमें ये लोग सेटल हुए। पहले यहाँ पे आए और धीरे 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 ये आगे की ओर बढ़े, ठीक है, धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़े। तो सप्त सिंधु की अगर बात करें तो इसमें हमारी 7 नदियां आती हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सर ये तो 6 ही हुई ना? हाँ 6 हुई। एक है हमारी इसमें जिसको हम बोलते हैं सरस्वती, जो कि एक मिथिकल रिवर कंसिडर की जाती है। मिथिकल इन दी सेंस कि वेदों की टाइम पे रही होगी, अभी तो नहीं दिखती है, ठीक है। अभी क्या दिखती है? नहीं। तो इसको जैसे कि जो अभी कुंभ ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो ये कुंभ कहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाला है? तो कुंभ आपका ऑर्गेनाइज होने वाला है इन दी प्रयागराज, है ना, जिसको महाकुंभ बोलते हैं। तो प्रयागराज में ही क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर इन तीनों नदियों का जो है क्या होता है? संगम होता है। क्या चीज़? ये किसका कमेंट आया रहा है? चलो ठीक है। तो ये चीज़ है। तो सप्त सिंधु में ध्यान रखना इनका पुराना नाम क्या है। तो इंडस का है सिंधु, झेलम का है वितास्ता, चेनाब का है अस्किनी, रावी का है पुरुषनी, ब्यास का है बिपाशा और सतलज का है शुतुद्री, ठीक। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़े थे जब इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने ये देखा था, ठीक है, कि किस रिवर का एंशिएंट नेम क्या है, ठीक है। तो ये सारे जो एंशिएंट नेम है आपको पता होने चाहिए। सर संहिता क्या होता है? संहिता यार बताया तो मैंने, जो कलेक्शन ऑफ हमारे हाइम्स हैं उनको हम संहिता बोलते हैं। और रीत होता है आपका जो नेचुरल ऑर्डर होता है, वो भी रीत भी अभी हम देखेंगे रीत क्या चीज़ होती है। रीत होता है आपका जो नेचुरल ऑर्डर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये हिमवंत और मुंजवंत क्या है, ये हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। तो सप्त सिंधु कहाँ पर मेंशन्ड है? ये इन नामों से सप्त सिंधु मेंशन्ड है ऋग्वेद में, कि भाई ऋग्वेद में ये मेंशन्ड है कि एरिया जो सप्त सिंधु का एरिया है, दैट इज द एरिया ड्रेन्ड बाई दीज 7 रिवर्स, यहाँ पर सबसे पहले आर्यन ट्राइब आई।
और हिमवंत और मुंजवंत भी मेंशन्ड है। हिमवंत मतलब हिमालय से इंटरप्रेट किया होगा उन लोगों ने, ऐसा हम मानते हैं। और मुंजवंत बोला होगा किसको, हिंदू कुश जो माउंटेन रेंजेस उसको, बिकॉज ज्योग्राफी तो सेम ही रही होगी ना उस टाइम पे भी। आज से हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, रफली 3,500 साल पहले की। अगर हम 1500 BC अगर मैं बोल रहा हूँ तो रफली 3,500 साल पहले, तो ज्योग्राफी तो सेम ही रही होगी ऑलमोस्ट। अब हुआ क्या था इस टाइम पे, ऋग्वेद में ही मेंशन्ड है एक बैटल जिसको हम बोलते हैं 10 राजन युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये जो इंडो आर्यंस आए थे यहाँ पर, तो ये डिफरेंट ट्राइब्स में बट गए थे। तो इसमें एक ट्राइब थी जिसको भारत ट्राइब बोलते हैं, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा भारत। ठीक है, भारत। एक सेकंड रुकेंगे। चलिए, तो जो भारत ट्राइब थी इसके बीच में वर्सेस, ठीक है, यहाँ पर 10 किंग्स थे, ठीक है, वर्सेस 10 किंग्स। ये 10 किंग्स जो 5 आर्यन ट्राइब थी और 5 नॉन आर्यन ट्राइब थी। नॉन आर्यन मतलब जो इंडिजिनस यहीं पे रहते होंगे पहले, वो सब मिल के भरत जो ट्राइब थी इसके किंग थे, जो लीडर थे वो थे सुदास। ठीक है, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था और ये युद्ध जीता किसने था, जीता था भरत ने। ठीक है, भरत ट्राइब के जो लीडर थे सुदास ने। और ध्यान रखिएगा ये हुआ कहाँ पे था, ये आपका पुरुषनी दैट इज रावी रिवर के किनारे हुआ था। ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ पुरुषनी रिवर। पुरुषनी रिवर का मतलब हो गया आपका जो रावी रिवर है उसके ये पास में हुआ था। ठीक है, क्लियर है कि भरत ट्राइब यहाँ पर विक्टोरियस हुई। और आगे चल के हम देखेंगे कि यही जो भरत ट्राइब है, ठीक है, इसकी एक इन 10 राजाओं में से एक ट्राइब थी पोरुस। ठीक है, तो ये दोनों मिल गए थे आपस में और इन्होंने बना लिया था कुरु ट्राइब बना लिया था। और इसी कुरु ट्राइब के ही 2 पार्ट थे, 2 क्लैन थे जिनको हम जानते हैं कौरव और पांडव, जिनके बीच में महाभारत का युद्ध होता है आगे चल के। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ 10 किंग्स ध्यान रखिएगा, 10 राजन युद्ध, जो भरत ट्राइब वर्सेस 10 राजा, जो 5 आर्यन ट्राइब और 5 नॉन आर्यन ट्राइब से बिलोंग करते थे, उनके बीच में हुआ था। और जीता कौन था, सुदास, भरत ट्राइब के सुदास। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी किस तरह की थी। तो सोसाइटी में 4 वर्ण थे जो अभी हमने देखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो वर्ण सिस्टम था ये हेरिडिटरी नहीं था। जैसे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा ऐसा नहीं, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा ऐसा नहीं, शूद्र का बेटा शूद्र होगा ऐसा नहीं है। वो आपका प्रोफेशन पे बेस्ड होता था। प्रोफेशन का मतलब है कि जो आप काम करते हो उसके बेस पे। ठीक है, यानी कि अगर कोई किसी ने अगर एक तरह से क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है, और वो जो हमारे वेद हैं उनको रिसाइट करता है, वेदों को पढ़ता है, तो उसको ब्राह्मण बोला जाएगा। ठीक है, जो वॉर में जा रहा है, जो जस्टिस सर्व कर रहा है, उसको क्षत्रिय बोला जाएगा। ठीक है, जो ट्रेड एंड प्रोफेशन में लगा हुआ उसको वैश्य बोला जाएगा। एंड जो हमारे मीनियल टास्क होते हैं जो कि लोअर लेवल के होते हैं वो करता है तो उसको शूद्र बोला जाएगा। तो वो प्रोफेशन के बेसिस पे था, ना कि आपके जन्म के बेसिस पे था, हेरिडिटरी बेसिस पे वो नहीं था। ठीक है, और इस टाइम के पे कोई चाइल्ड मैरिज भी नहीं थी, विडो रीमैरिज होती थी जिसको नियोग बोला जाता था। नियोग का मतलब होता है जहां पर अगर कोई यंग विमेन है, उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो शी वॉज मैरिड टू दी यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, तो उसको नियोग बोला जाता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी अभी तक, लेकिन उतनी ज़्यादा रिजिड नहीं थी। चाहे वो हम वर्ण सिस्टम की बात करें, रिजिड नहीं तो नहीं कि भाई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, और बहुत ज़्यादा रिजिड का से मेरा मतलब है कि डिमार्केशन नहीं था कि शूद्र को बहुत ही ऐसे निचले दर्जे से देखा जा रहा है, ब्राह्मण को बहुत ही उच्च दर्जे से देखा जा रहा है। तो ये ऐसा रिजिडनेस या फिर डिमार्केशन अभी तक सोसाइटी में नहीं था। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, दैट मीन्स कि यहाँ पर ठीक है कि भाई मेल डोमिनेटेड थी, लेकिन ऐसा नहीं कि वुमेन की कंडीशन अच्छी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर जो काऊ थी उसको अघन्य यानी कि प्योर कंसिडर किया गया और नॉट टू बी किल्ड। अघन्य का मतलब होता है जिसको मारा नहीं जा सकता है, तो अघन्य यानी कि काऊ बहुत इंपॉर्टेंट थी, खासकर अर्ली वैदिक एज में। इट वॉज अ वेल्थ डिसाइडर। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा वेल्थ होती थी, ज़्यादा काउज होती थी, उसको बोला जाता था गौमत। गौमत मतलब इसके पास बहुत सारी गायें हैं, यानी कि ही वॉज अ वेल्दी पर्सन।
गविष्ठी गायों के लिए जो युद्ध होता था, गवित्री जो गाय दूहती थी उसको गवित्री बोला जाता था, ठीक है, जो गाय दूहती थी उसको गवित्री बोला जाता था, ठीक है। तो जो गाय है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी इस टाइम पे, यहाँ तक कि जब सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे, रिचुअल्स किए जाते थे, तो ब्राह्मण्स को गाय दी जाती थी डोनेशन में, ठीक। अब आते हैं पॉलिटी किस तरह से थी इस टाइम पे। तो इलेक्टिव मोनार्की थी, हेरिडेटरी थी, लेकिन वो हेरिडेटरी इन द सेंस कि इलेक्टिव मोनार्की का मतलब है कि इलेक्शन टाइप होते थे, प्योरली हेरिडेटरी नहीं था कि एक जो राजा है उसी का बेटा राजा बन रहा है, इलेक्टिव मोनार्की थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर असेंबली हुआ करती थी, 3 तरह की असेंबली थी, सभा, समिति और विदट। सभा कम्युनिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड, यानी कुछ लोग जो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है, उनकी कम्युनिटी को सभा बोला जाता था। जो कम्युनिटी ऑफ कॉमन पीपल होती थी, कॉमन पीपल यानी आम लोगों की जो कम्युनिटी होती थी, जो असेंबली होती थी, उसको समिति बोला जाता था। और जो असेंबली है रिलीजियस पर्पस के लिए होती थी, धार्मिक काम के लिए होती थी, उसको विदट बोला जाता था। रैंकिंग क्या होती थी ऑफिशियल्स की, तो जो पंडित होता था उसको पुरोहित बोला जाता था, जो आर्मी चीफ होता था उसको सेनानी बोला जाता था, और जो गांव का मुखिया होता था उसको ग्रामीणी बोला जाता था, ठीक है। कुल का मतलब होता है आपकी एक फैमिली, कुल का मतलब होता है फैमिली, जैसे कि आप हो गए, ठीक है, आपके फादर, उनके फादर, उनके फादर, ठीक है, तो ये सब क्या बना देते हैं, कुल। ऐसे कुल से एक गांव बन जाता है। आपने देखा होगा कि गांव में यूजुअली क्या होता है कि गांव में सब एक ही माना जाता है कि सबके ओरिजिन्स एक ही हैं। जैसे हमारे गांव में क्या है कि सारे मतलब इक्का दुक्का घरों को छोड़ के सारे ही परमार 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 सब मतलब पूरा गांव ही है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये सब सेम गोत्र से, अभी गोत्र सिस्टम क्लियरली आया नहीं है, वो लेटर वैदिक एज में थोड़ा सा ढंग से आता है, गोत्र सिस्टम उसको बोला जाता है कि गोत्र का मतलब होता है जहाँ हमारी गाय तुम्हारी गाय मतलब सेम जगह बनती थी, तो इसका मतलब हमारा सेम गोत्र है। और सेम गोत्र में विवाह करना गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा सेम गोत्र है यानी हम सेम गांव से हैं, तो हमारे मतलब रूट्स, हमारे एंसेस्टर सेम है, तो हम हुए क्या, भाई भाई या भाई बहन। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर गांव में, एक ही गांव में अगर कोई कपल मैरिज कर लेते थे, हमारे गांव में भी मैं गया था तो सुनने में आया कि एक कपल है, ठीक है, तो मतलब उन्होंने मैरिज कर लिया, दोनों गांव के ही हैं मतलब हमारे, तो उन्होंने लव मैरिज कर ली। तो अब जो उनके जो फादर मदर हैं तो बेचारे उनको मुंह छुपा के जाना पड़ता है, ऐसा मैंने सुना, ठीक है। तो क्यों मुंह छुपा के जाना पड़ता है? क्योंकि सोशल उनका जो है क्योंकि सोशली जो है इनका मतलब थोड़ा सा उनको शर्म आती है ना, कि देखो अपने लड़कों पे, बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मतलब ये है कि भाई वो भाई बहन ही है एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो, अगर उनके रूट्स को ट्रेस बैक किया जाए तो, इसलिए मना किया जाता है कि गांव में सेम कास्ट में मैरिज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और सेम गोत्र में नहीं करनी चाहिए। तो विस, जन और राष्ट्र, इस तरह से। तो कुल से बनता है ग्राम, ग्राम से बनता है विस, विस से बनता है जन, और जन से बनता है राष्ट्र, ठीक है। अब आते हैं धर्म पे, दैट इज रिलीजन पे। तो रिलीजन पे अगर बात करें, घर वालों ने रोका नहीं बेटा, घर वाले रोक नहीं पाए, ऐसे मतलब मैंने सुना है, मुझे पता नहीं कि भाई, नहीं निब्बा निब्बी नहीं यार, एक्चुअल में आई थिंक जो मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है कि भाई जो लड़का है वो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, और जो लड़की आई थिंक दिल्ली पुलिस में है वो। तो जब दोनों की जॉब लग गई, दोनों साथ पढ़ते, तो इस वजह से निब्बा निब्बी नहीं है चलो भाई, तो रिलीजन पे आते हैं। वैसे चलो खैर छोड़ो, रिलीजन पे आते हैं। तो रिलीजन पे ये है कि दे वर्शिप्ड नेचर, ठीक है। तो दे वर्शिप नेचर, यानी कि नेचर की वर्शिप करते थे। ऐसा जैसे ने बताया टेम्पल्स वगैरह नहीं होते थे, नो टेम्पल्स, टेम्पल्स नहीं थे, इमेज वर्शिप नहीं थी, ठीक है, इमेज वर्शिप नहीं थी। तो दे वर्शिप नेचर, इंद्र, पृथ्वी, अग्नि, सोम और वायु, ये क्या हैं? ये हमारे रिलीजन्स हैं, ये हमारे क्या हैं, मतलब ये जो गॉड कंसिडर किए जाते थे। इंद्र वॉज कंसिडर्ड एज पुरंदर, पुरंदर मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, और बाद में चल के देखेंगे यही बन गया लॉर्ड ऑफ प्लो, ठीक है, लिखा भी हुआ यहाँ पर लॉर्ड ऑफ प्लो, प्लो मतलब हल। तो अच्छी खेती हो, है ना, और अच्छी सारी बारिश वगैरह हो, तो उसके लिए इंद्र भगवान की पूजा की जाती थी, ठीक है। पृथ्वी, सो दैट अच्छी उपज हो। अग्नि, अग्नि को एक इंटरमीडियरी कंसिडर किया जाता है ह्यूमन और गॉड के बीच में, भगवान और इंसान के बीच में एक इंटरमीडियरी कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज़ को अग्नि में जलाते हो तो अग्नि के वेपर्स कहाँ पर जाते हैं? ऊपर की ओर जाते हैं, अग्नि ऊपर की ओर उठती है। हमारे एक वो कौन है, पूकी बाबा हैं, जानते हैं ना पूकी बाबा का कौन है?
तो पोकी बाबा का आई थिंक एक कोई वीडियो देख रहा था, उसमें यही कोई ऐसा लॉजिक बता रहे थे, पता नहीं कि अग्नि ऊपर की ओर क्यों उठती है, पता नहीं याद नहीं, लेकिन कुछ ऐसा बता रहे थे वो। तो अग्नि ऊपर की ओर जाती है तो ये माना जाता है कि वो ह्यूमन, वो भगवान तक पहुंचती है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। तभी जब कोई सैक्रिफाइस वगैरह परफॉर्म किया जाता है तो हवन किया जाता है, और हवन में आपको पता है ना, अग्नि वगैरह। सोम हमने देख लिया ना, जो 9th मंडल में मेंशन्ड है। और एक चीज़, ये जो भी हमने वॉर देखा था, ये पता है किस मंडल में? इट इज़ मेंशन्ड इन दी 7th मंडल, ठीक है। ये 7वें मंडल ऑफ ऋग्वेद में है, ये 7th मंडल में। क्लियर? तो ये चीज़ है। एंड रुद्र गॉड ऑफ एनिमल, इनकी इंपॉर्टेंस बाद में चल के और ज़्यादा बढ़ जाती है लेटर वैदिक एज में। अदिति के बारे में बता दिया मैंने, मदर ऑफ गॉड्स, और ये भगवान सूर्य की मदर थी। सावित्री, जिनके लिए गायत्री मंत्र डेडिकेटेड है, जो विश्वामित्र ने लिखा। और कोई ज़्यादा एनिमल वर्शिप नहीं थी, टेम्पल में कोई वर्शिप नहीं होती थी, टेम्पल में भी ऐसा कोई सैक्रिफाइस परफॉर्म नहीं किया जाता था, ओपन सैक्रिफाइस किया जाता था। और इमेज वर्शिप उस टाइम पे नहीं होती थी, ठीक है। पॉटरी वॉटरी पे आगे बढ़ें। चलो मुझे याद दिलाना कि मुझे आपको, अगर यहाँ पर नहीं लिखा होगा तो मुझे आपको बताना है, एंड दैट इज़ अबाउट कि कौन कौन सी तरह की सैक्रिफाइसेस होती थी। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा फिर वहाँ पे किस तरह से घोड़े अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। पॉटरी इस समय पे ऑकरे कलर्ड होती थी। मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ सर एंड मैम? अर्ली वैदिक एज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑकरे तो मोस्टली ऑकरे नहीं थी, ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर भी थी, और धीरे धीरे ये पेंटेड ग्रे वेयर में आ गई थी लेटर वैदिक एज में। ऑकरे कलर्ड कहाँ पर थी? ये मोस्टली हमारे चालकोलिथिक एज या फिर हमारा जो हड़प्पन एज था, हड़प्पन में ही ऑकरे के साथ साथ डेवलप होने लगी थी ब्लैक एंड रेड वेयर, जो कि वैदिक काल में भी चल के आई। ब्लैक एंड रेड वेयर भी ध्यान रखना है, यहाँ पे BRW इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, BRW। अब आते हैं लेटर वैदिक एज में, 1000 BC से 600 BC। यहाँ यहीं पे कंपोज हुए थे साम, यजुर और अथर्ववेद, ठीक है। अदर 3 वेद वॉज कंपोज देयर। गंगा यमुना द्वाब, मतलब क्या हुआ इसका? तो मतलब ये हुआ कि आर्यंस एक्सपैंडेड फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न यूपी। अब क्यों एक्सपैंड कर पाए होंगे? गेस करो। यहां पर सबसे पहले तो ये लोग यहां पर थे, ठीक है। जो इंडो आर्यन ट्राइब आई थी तो सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में थी, लेकिन धीरे धीरे वो कहां पर बढ़ी? आगे की ओर बढ़ी। गंगा यमुना द्वाब। और द्वाब आपको पता है, मैंने पढ़ाया था ज्योग्राफी, हम लोगों ने पढ़ा था, द्वाब का मतलब होता है एरिया बिटवीन दी 2 रिवर्स, और लैंड बिटवीन 2 रिवर्स विच इज कॉल्ड एज द्वाब। ऑलराइट, तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि यहां पे आयरन का इन्वेंशन हो, मतलब आयरन इन लोगों को पता चल गया था। अब आपको पता चला है, मतलब अब ये मैंने आपको पहली बात बताई थी कि जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि चैल्कोलिथिक एज के टाइम पे, कॉपर एज के टाइम पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं था। ऐसा एक CDS में क्वेश्चन आया था कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। तो मैंने लॉजिक बताया था कि भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है स्लैश एंड बर्न, आपको काटना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आयरन चाहिए। आयरन था नहीं वहाँ पे, यहाँ पे आ गया। तो अब ये एक्सपैंड कर सकते हैं तेजी के साथ। तो दे एक्सपैंडेड, यानी कि वो यहाँ से नीचे उतरना शुरू किए। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि किस तरह से जो भरत ट्राइब थी, उसके जो राजा थे, है ना, जो हमारे सूदास थे, उनकी विक्ट्री हुई थी। तो बाद में उन्होंने जो हमारे जो जिनके खिलाफ लड़े थे, 10 ट्राइब में से एक ट्राइब थी पुरुष, ठीक है। तो उनके साथ मर्ज करके उन्होंने एक बना लिया था कुरु, ठीक है, कुरु बना लिया था, ठीक है। और इन्हीं कुरु ट्राइब के 2 क्लैन थे, पांडव और कौरव, जिनके बीच में महाभारत युद्ध होता है समथिंग इस टाइम पे। और ये महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा कंपोज की जाती है 4th सेंचुरी AD में, 400 AD के टाइम पे, गुप्ता एरा के टाइम पे जाके, ठीक है, लिखा जाता है इसको। क्लियर है? तो कुरु और एक और ट्राइब यहाँ पर बन गई पांचाल। तो ये हस्तिनापुर जो प्रेजेंट डे जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दैट इज मेरठ के आसपास वाला जो रीजन है, वहाँ पर ये जो है एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड दे शिफ्टेड फ्रॉम द्वाब एरिया टू ईस्टर्न यूपी, यानी कि वेस्टर्न यूपी से धीरे धीरे ईस्टर्न यूपी। और यहीं से हमारा स्टार्ट होगा क्या? 600 BC से महाजनपद। महाजनपद, जन मतलब ट्राइब, पद मतलब जहां फुट पड़ गया, पैर पड़ गए, वो एरिया हो गया भाई। उस टाइम तो ऐसा तो है नहीं ना कि पूरा मैप ऐप बना हुआ है कि भाई ये हमारा मैप है, तुम्हारा मैप है। जहाँ हमारा पैर पड़ गया वो हमारा, ठीक है। महा का मतलब एक बड़ा एरिया, तो महाजनपद, यहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे 600 BC से, ठीक है। एक्सपेंशन क्यों पॉसिबल हो पाया? बिकॉज आयरन वेपन्स थे और हॉर्सेस इनके पास थे, क्योंकि जैसे हमने देखा ये सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, है ना। टर्की, हमारा जो स्टेपी वाला एरिया वहाँ से टर्की में है, टर्की से यहाँ पर है, तो वो हॉर्सेस के थ्रू ही आए होंगे, ऐसे चल के तो नहीं आए होंगे, ठीक है। तो हॉर्सेस की नॉलेज थी इनको, जो हमारे हड़प्पन्स के पास नहीं थी, हमने देखा था। और आयरन के बारे में इनको नॉलेज थी, ये कैसे हमें पता चलता है?
तो ऋग्वेद में ही आगे चल के बाद में, सॉरी, ऋग्वेद के जो मेरे आगे वेद आते हैं, खासकर जो सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद नहीं, सामवेद और यजुर्वेद, वहाँ पर कृष्ण अयाज और श्याम अयाज, अया का मतलब होता है मेटल और कृष्ण और श्याम का दोनों का मतलब होता है ब्लैक। तो ब्लैक मेटल क्या होता है, काले कलर का जो हमारा मेटल धातु होती है वो आयरन ही होती है। तो लेटर वैदिक एज में, तो इसलिए हम बोलते हैं कि अर्ली में नहीं पता चला इनको आयरन के बारे में, लेटर में पता चला, क्योंकि अर्ली में तो ऋग्वैदिक कंपोज हो गया था और वहाँ पे इसके बारे में मेंशन नहीं है। बाकी के जो आगे वेदास हैं उनमें मेंशनड है, तो इसलिए लेटर वैदिक एज में जाके इनको आयरन के बारे में, लोहे के बारे में पता चला। ऑलराइट, क्लियर। एग्रीकल्चर वॉज देयर चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि पैस्टोरल कम्युनिटी से एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट हो गए। ऐसा नहीं कि अर्ली वालों को एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी, लेकिन मेनली पैस्टोरल कम्युनिटी थे जो बाद में धीरे धीरे एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट हो गए। किंग ऑल्सो डिड मैनुअल लेबर इन द फील्ड, है ना, जो राजा होते थे वो भी मतलब फील्ड में लेबर करते थे, ठीक है, काम करते थे। व्रीही, राइस को वहाँ पे लिखा गया, वेदों में राइस को, चावल को व्रीही लिखा गया है, ठीक है। वुडन प्लॉशेयर वगैरह भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से था, लेटर वैदिक एज में बात करें सेंट्रलाइज होने लगा था ये। सभा में विमेंस अलाउड नहीं थी, पहले अलाउड थी सभा में, जो कि क्या होती थी, असेंबली ऑफ फ्यू, यानी कि जो थोड़े ऊपर क्लास के बिलोंग करते हैं उनको बोला जाता था, उनकी असेंबली को बोला जाता था सभा। अब ये सभा में विमेंस को हटा के, एंड इट वॉज डोमिनेटेड बाई ब्राह्मण्स। समिति, असेंबली ऑफ कॉमन पीपल अभी थी। विदट डिसअपियर्ड, खो गई है, कहाँ गई, दिखती नहीं है, ठीक है। डिसअपियर्ड गलत है स्पेलिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, डिसअपियर्ड। बाली क्या होती थी उस समय, जो किंग को वॉलेंट्री ऑफरिंग देनी होती थी वो बाली होती थी। सोसाइटी की अगर बात करें, जो वर्ण सिस्टम था अब वो काफी रिजिड हो गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र हैं ये अब प्रोफेशन के बेसिस पे नहीं थे जो पहले अर्ली वैदिक एज में थे। अब आप ये क्या हो गया, हेरिडिटरी बेसिस पे हो गया अभी है, और बहुत डिस्टिंक्शन हो गया, डिमार्केशन हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। क्षत्रिय ट्रेड नहीं करेंगे भैया, वैश्य ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्षत्रिय क्या करेंगे, ये काइंड ऑफ वॉर वगैरह में जाएंगे और प्रोटेक्ट करेंगे लोगों को, ठीक है। ये सर्वेंट और ये जो है क्या करेंगे, जो ब्राह्मण्स हैं ये सबसे ऊपर थे ब्राह्मण्स, और इनका काम था कि सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करनी है, रिचुअल्स करने हैं लोगों के लिए। और धीरे धीरे ये होने लगा कि ये सब जो है शूद्र के लिए नहीं है, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस, उसको नीचे ही रहना है। कंडीशन ऑफ वेमेन खराब होने लगी यहाँ से। गोत्र सिस्टम यहाँ पर एमर्ज हुआ, जो मैं आपको बता रहा था। गोत्र का मतलब होता है कि गायें कहाँ बनती थी आपकी, ठीक है। अगर सेम गोत्र है हमारा तो मतलब हमारी गाय सेम जगह में बनती थी, ठीक है। तो इसलिए सेम गोत्र मैरिज नहीं करना चाहिए। ये क्या है, ये आपके फेजेस ऑफ लाइफ हैं, ठीक है। इनको आश्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, ध्यान रखिएगा अच्छे से। 4 फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं जो कि हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो आपका फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ होता है। फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में आपको क्या करना होता है, आपको जो है वर्ल्डली प्लेजर से दूर होके अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना होता है, ठीक है। गृहस्थ होता है, यानी कि गृहस्थ ये आप समझ सकते हो कि एज 0 to 25, ये होता है गृहस्थ। आपका सेकंड फेज ऑफ लाइफ होता है आपका, जो 25 से लेके 50 साल आप तभी, है ना, जैसे 25 से ऊपर एज होती है शादी का प्रेशर बनने लगता है घर वालों की तरफ से, है ना, कि शादी करो शादी करो, है ना। वनप्रस्थ, जब आप गृहस्थ जीवन जी चुके होते हैं तो उसके बाद आप वन की ओर जाते हैं। 50 साल के ऊपर जब आप हो जाते हैं, इसको थर्ड फेज ऑफ लाइफ बोला जाता है। और उसके बाद आप संन्यास ले लेते हैं, यानी कि आप अब मोक्ष की प्राप्ति में चले गए हैं, अब आप सीधे इसके बाद डेथ में एंटर कर गए हैं, ठीक है। तो ये 4 आश्रम आपको ध्यान रखना है, जो हमारे 4 फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। क्लियर है। फिर उपनिषद क्या होते हैं बताया था, उपनिषद वेदांत होते हैं वेदों के अंत में, जो काइंड ऑफ फिलोसफिकल डिस्कशंस हैं। सर यवा आपका जौ को बोला जाता है, जैसे यहाँ पर व्रीही है राइस के लिए, तो यव वर्ड यूज किया जाता है। जव, जो जौ नहीं होती जिसको बारले बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जौ नोट कर लो या बारले, ठीक। और किसी कोई डाउट है यहाँ तक, जल्दी से बताएंगे, फिर हम मैरिज के टाइप्स देखेंगे और फिर आप बताइएगा कि आप किस तरह की शादी करने वाले हैं, किस टाइप की मैरिज करने वाले हैं।
जबाला उपनिषद यजुर्वेद का है, जबाला उपनिषद, ठीक है। ये आपके जो 4 आश्रम हैं उसके बारे में बताता है। जो मैंने 4 आश्रम नहीं बताए हैं, जो 4 आश्रम्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये आपके जो जबाला उपनिषद है उसमें मेंशन्ड है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जबाला उपनिषद किसका पार्ट है ये जबाला उपनिषद? ये आपका यजुर्वेद, ठीक है। और यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद है ना, 2 पढ़ाए थे, शुक्ल वाइट और कृष्ण आपका ब्लैक, ठीक। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट टाइप्स की मैरिज कौन कौन सी होती थी। तो जो लड़का हायर कास्ट का है, लड़की लेकिन लोअर कास्ट की, उसको अनुलोम विवाह बोला जाता था। और जो अगर गर्ल हायर कास्ट की है और बॉय अगर लोअर कास्ट का, प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह तो अलाउड था लेकिन प्रतिलोम विवाह अलाउड नहीं था। 8 टाइप की मैरिज देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा देख लो। जैसे गंधर्व विवाह, लव मैरिज को गंधर्व विवाह बोलते हैं, ठीक है। और असुर विवाह बोलते हैं अगर आपने, जैसे मैरिज बाई परचेज का मतलब लड़की को परचेज करके, ठीक है, उसको असुर विवाह। मैरिज बाई अबडक्शन, ठीक है, किसी को किडनैप करके, ऐसा टाइप, उसको राक्षस विवाह बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो पैशस विवाह जो होता है कि भाई गर्ल जो है अपने सेंसेस में नहीं है। अर्श विवाह टेकन मतलब टोकन ब्राइड, टेकन ब्राइड प्राइस ऑफ अ काउ एंड बुल वर गिवन, ठीक है। तो मतलब ब्राइड वगैरह है ना, ये ब्राइड जो प्राइस मतलब काउ के बदले, काउ और बुल के विवाह मतलब उसके बदले में अगर मैरिज की गई है, मतलब एक काइंड ऑफ जो दहेज, दहेज में काउ और बुल अगर दिया गया है। फादर डोनेटेड हिज डॉटर टू प्रीस्ट एज दक्षिणा, ठीक है। प्रीस्ट यानी कि किसी पुरोहित को अपनी लड़की दे दी, ठीक है, उसको दैव विवाह बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और गॉड्स खत्म हो गया हमारा। कि गॉड्स जो हैं, अब हमने देखा था कि गॉड्स कौन थे हमारे, इंद्र, वरुण, ये सब जो हैं धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस खोने लगे। और रुद्र जैसे जो गॉड ऑफ एनिमल है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि हमें पता है कि अब एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, तो इसलिए जो हमारे गॉड ऑफ एनिमल हैं रुद्र, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। पोट्री जैसे मैंने बताया आपको, ग्रे लेटर वैदिक एज आते आते तक ग्रे कलर्ड पॉटरी जो है डोमिनेंट हो गई, ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर थी हमारी किसमें, OCP से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था BRW में, हड़प्पा में, और BRW से आपकी ग्रे कलर्ड पॉटरी में या फिर पेंटेड ग्रे वेयर जिसको हम PGW बोलते हैं, उसमें ट्रांजिशन हुआ लेटर वैदिक एज में, ठीक है। बाकी तो वन लाइनर्स आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज क्या थी आर्यंस की, संस्कृत थी। धर्मसूत्र, तो धर्मसूत्र में लिखा होता था कि किस तरह से रूलर को क्या क्या करना है, प्लस साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है। जब आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो आप अपनी फैमिली की जो ड्यूटीज़ है उनको निभाइए, ठीक है। वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ आपको परफॉर्म करनी है। जब आप ब्रह्मचर्य हैं तो क्या क्या आपको करना है, तो वो धर्म उसको बोला जाता है। एज पर ऋग्वेद द रिवर गॉडेस वॉज सिंधु, ठीक है। हाइम वगैरह हम पढ़ चुके हैं, चलो। और ये चीज़ थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना, ये वन लाइनर टाइप है। और अपर की मतलब 30 ऋग्वेद मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम 1800 से लेकर जो 1500 BC के जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2007 में। A person's Vedic approach and his relationship with society are determined by 4 goals in life: अर्थ, मोक्ष, धर्म और काम, ठीक है। तो एक वैदिक अप्रोच को इन 4 गोल्स जो लाइफ में हमारे होने चाहिए, अर्थ, मोक्ष, धर्म और काम, है ना। कि आपके लाइफ में कुछ अर्थ होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिए जा रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे से जो आदि शंकराचार्य का जो तत्वबोध है, तत्वबोध जो किताब है उसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसको, कि भाई उसमें मतलब एक, अब वो शायद मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं क्योंकि आदि शंकराचार्य की ही है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन ये सेंट्रल चिन्मय मिशन ट्रस्ट करके है कोई, उसने किया है। पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता यार कि वो, क्योंकि उस टाइम पे फुटबॉल तो होती नहीं थी, लेकिन इसमें फुटबॉल के थ्रू इंटरप्रिटेशन दिया गया था तत्वबोध में, कि किस तरह से अगर आप मतलब फुटबॉल को लिए हुए हो, है ना, गोल नहीं कर रहे हो, तो मतलब आपका कोई गोल नहीं है काइंड ऑफ, मतलब आप किस लिए फुटबॉल को ड्रिबल कर रहे हो, ड्रिबल कर रहे हो, ठीक है। आपका काम है ड्रिबल करना फुटबॉल को, लेकिन क्यों कर रहे हो फुटबॉल को ड्रिबल, वो आपको पता होना चाहिए। तो मतलब आप क्यों जी रहे हो, क्यों आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो, क्यों ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, उसका कोई गोल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें जो है अर्थ में हमें बताई गई हैं, ठीक है। किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्म यानी हमारे क्या हमें चीज़ें फॉलो करनी है, वो धर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी तो आप देख सकते हैं, है ना। टर्म दैट डिनोट्स रिचुअल, रिचुअल को कल्प बोला गया है। और व्यास जी ने पुराण जो हैं ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि पुराण गुप्ता टाइम जो हमारा गुप्ता एरा है वहाँ पर जाके कंपाइल होते हैं पुराण, अभी नहीं कंपाइल होते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, और अभी हम करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं। चलो पहला क्वेश्चन करेंगे कि जो हमारा 10 राजन युद्ध है ये
कब, मतलब किस रिवर के बैंक्स पे हुआ था? बताइए। तो एज द एट द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज बैटल ऑफ 10 किंग्स, यानी 10 राजा, ये जो युद्ध है वो किस रिवर के बैंक्स पे हुआ था? सरस्वती, दृषद्वती, पुरुषनी, ठीक है, जो रावी रिवर है हमारी, पुरुषनी है ना। शतुद्री कौन सी है? जो सतलज है उसको शतुद्री बोलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग्वेद इज नॉट करेक्ट? फिफ्थ वेद भाई हम नाट्य शास्त्र को बोलते हैं, ठीक है, 4 वेद ही में पढ़ने हैं, वो स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे फिफ्थ वेद। सर इज देयर कॉइनेज सिस्टम अवेलेबल और इट वाज अ बार्टर? तो ये बार्टर ही था, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कोई कॉइन्स वगैरह एज सच नहीं मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना जो ट्रेड होता था, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, नो कॉइनेज सिस्टम, नो कॉइनेज सिस्टम, यहाँ पर अभी सिर्फ बार्टर सिस्टम के थ्रू ही एक्सचेंज होता था, ठीक है, जो भी गुड्स, जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, बार्टर सिस्टम, ठीक है। हिमानी खान जी, ओके सर, आप सैक्रिफाइस के बारे में बताने वाले थे। हाँ, तो मैं बता देता हूँ, डिफरेंट टाइप के जो सैक्रिफाइस परफॉर्म किए जाते थे राजा के द्वारा, वो होते थे जैसे राजसूया, ठीक है, राजसूया, अश्वमेघ, ठीक है, अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ होता था, ठीक है। इस राजसूया सैक्रिफाइस के अंतर्गत अश्वमेध सैक्रिफाइस या फिर यह अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया जाता था। इसके तहत ये किया जाता था कि जो भी राजा होता था और उसका जो सबसे पसंदीदा घोड़ा होता था, उसको क्या किया जाता था, उसको रिचुअल्स वगैरह करके छोड़ा जाता था। कहाँ पर? टेरिटरी में। अब वो टेरिटरी में जहाँ जहाँ जाएगा और उसके जो कुछ राजा के मतलब जो गुप्त हैं, ठीक है, वो उसके पीछे पीछे जाएंगे, राजा के पीछे पीछे, ठीक है, गुप्त तरीके से। वो जो घोड़ा है वो टहलेगा, जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा वो टेरिटरी राजा की हो जाएगी। और अगर उस घोड़े को किसी ने रोक लिया, मान लेते इन्होंने रोक लिया, ठीक है, तो फिर इस पर्टिकुलर जिसने रोका है उसको इस राजा से युद्ध करना पड़ेगा जिसने कि इस घोड़े को छोड़ा है, ठीक है। वो फिर आगे की बात डिसाइड होगी कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन जब तक कोई नहीं रोकता था, ठीक है, और वो जब घोड़ा लौट के वापस आता था, ठीक है, उस टेरिटरी में, तो जितनी टेरिटरी में वो घूमा है वो टेरिटरी इन राजा की हो गई। और ऐसा नहीं कि घोड़ा प्रिय था, रहा हो तुम इतनी टेरिटरी में, ना ना ना, आए हो बेटा आ जाओ, साइड में आके इसको काट डालते थे। किसको? घोड़े को। घोड़े की अश्वमेघ यज्ञ, यानी कि अश्व यानी कि घोड़े, घोड़े की बलि दे दी जाती थी यहाँ पे। क्यों दे दी जाती थी? उसके पीछे का लॉजिक ये था कि घोड़ा जो जो टेरिटरी लेके आया है, अब राजा ही उसको काटता था, राजा काटेगा और सीधे घोड़े से राजा में वो ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब सीधे जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था, खड़ाक से इधर से खटाक से राजा के पास तुरंत आ गया है। ये घोड़ा है बेचारा, एक तो टेरिटरी में घूमा इतने टाइम तक, ऊपर से काट डाला। क्यों काट डाला? क्योंकि सीधा ट्रांसफर होगा, ये लॉजिक था। तो ये अश्वमेघ यज्ञ भी परफॉर्म किए जाते थे, जो कि हमें थ्योरी ऑफ डिवाइनशिप बताता है कि किस तरह से जो राजा है वो अपनी डिविनिटी को दर्शाता था, ठीक है, कि वो कितना डिवाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग्वेद इज नॉट करेक्ट? डेटीज वर वर्शिप्ड थ्रू प्रेयर एंड सैक्रिफाइसल रिचुअल्स। The gods who are presented as powerful, who could be made to intervene in the world of men by the performance of sacrifices. The gods were supposed to partake of the offerings as they were consumed by the fire. The sacrifices were performed in the temples. तो कौन सा गलत है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ये CDS 2014 में पूछा गया, बिकॉज सैक्रिफाइसेस को यहाँ ओपन में परफॉर्म, मतलब टेम्पल में परफॉर्म ना करके कहाँ परफॉर्म किया जाता था? ओपन में, ठीक है। वो बैच में है, सफर सेशन में, ठीक है। The early Aryans who were essentially pastoral did not develop any political structure which could measure up to a state in either ancient or modern sense. The kingship, जिसकी भी मैं बात कर रहा था, the kingship was the same as tribal chiefship. The term राजन
किसके लिए यूज़ किया जाता था? राजा के लिए, है ना। बीइंग यूज्ड फॉर ट्राइबल चीफ हु वॉज प्राइमरली अ मिलिट्री लीडर एंड हु रूल्ड ओवर हिज पीपल एंड नॉट ओवर एनी स्पेसिफाइड एरिया। ठीक है, तो पीपल के ऊपर रूल था, स्पेसिफाइड एरिया के ऊपर नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? तो द अर्ली आर्यंस who were essentially pastoral did not develop any political structure which could measure up to a state in either ancient or modern sense। तो ये बात सही है कि अभी हम देखेंगे धीरे धीरे वो जनपद में ट्रांसफर होता है, देन महाजनपद बनता है बाद में आके, लेकिन अर्ली आर्यंस पैस्टोरल कम्युनिटी ही थे वो, ठीक है, और ऐसा कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था उनका। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है? बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो द अर्ली आर्यंस हु वर एसेंशियली पैस्टोरल डिड नॉट डेवलप एनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर विच कुड मेजर अप टू अ स्टेट। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? किंगशिप वॉज दी सेम एज द ट्राइबल चीफशिप। द टर्म राजन बीइंग यूज्ड फॉर ट्राइबल चीफ वॉज प्राइमरली अ मिलिट्री लीडर एंड हु रूल्ड ओवर हिज पीपल एंड नॉट बिस। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। Which of the following characteristics describes the nature of religion according to the Rigved? Rigvedic religion can be described as naturalistic polytheism। polytheism का मतलब होता है worshipping multiple gods, जो कि होता था इंद्र, वरुण, अग्नि, ये सब की, ठीक है। वरुण कौन होते थे? गॉड ऑफ वाटर, जैसे अग्नि गॉड ऑफ फायर, तो वैसे वरुण गॉड ऑफ वाटर। तो पहला सही होगा। देर आर स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज बिटवीन द ऋग्वैदिक रिलीजन एंड द आइडियाज ऑफ ईरानियन अवेस्ता, ये भी हमने देखा था, सही है, ठीक है। जो जेंडा अवेस्ता था उसके बीच में हमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ देखने को मिली, जिससे हमें पता चला कि हाँ ये सेम ही लोग हुआ करते होंगे। वैदिक सेक्रीफाइसेज वर कंडक्टेड इन द हाउस ऑफ द प्रीस्ट हु वॉज कॉल्ड एज यजमान, ठीक है। तो हाउस ऑफ प्रीस्ट में या फिर ये ओपन में परफॉर्म होती थी, या तो प्रीस्ट के पुरोहित के घर में या फिर ओपन में सेक्रीफाइसेज परफॉर्म होती थी, टेम्पल में नहीं होती थी। लेकिन वैदिक सेक्रीफाइसेज वर ऑफ टू काइंड, दोज कंडक्टेड बाय द हाउस होल्डर एंड दोज दैट रिक्वायर्ड रिचुअल स्पेशलिस्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 तो होगा, एक सेकेंड द ऋग्वैदिक यजमान वाली बात तो सही है। आई थिंक यहाँ पर तीसरा वाला गलत होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से, बिकॉज 1 2 3 4 एक सेकेंड द वैदिक सेक्रीफाइसेस वर कंडक्टेड इन द हाउस ऑफ द प्रीस्ट। वैदिक सेक्रीफाइस, एक सेकेंड, वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता था घर में किए जाते थे, घर में तो यार नहीं किए थे, ठीक है। यजमान, ये बात तो सही है, यजमान बोलते थे, ठीक है, लेकिन हाउस ये वाला गलत होगा, ठीक है। तीसरा वाला आपका गलत होगा, जिसकी वजह से 1 2 4 को चेक करते हैं। वैदिक सैक्रिफाइसेस वर ऑफ टू काइंड, दोज कंडक्टेड बाय द हाउस होल्डर एंड दोज दैट रिक्वायर्ड रिचुअल स्पेशलिस्ट, सही है, ठीक है। तो 1 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इट वर दोज सैक्रिफाइसेस वर कंडक्टेड इन दी ओपन, नॉट इन दी हाउस या फिर टेम्पल में नहीं होती थी, ठीक है। 10वें मंडल में ऑफ ऋग्वेद विच ऑफ द फॉलोइंग हाइम्स रिफ्लेक्ट्स अपॉन दी मैरिज सेरेमनी? सूर्य शुक्ता, पुरुष शुक्ता, दान स्तुतिज या फिर उर्न स्तुतिज, बताइए। नहीं, 1 2 3 4 नहीं होगा इसमें, 1 2 एंड 4 होगा, है ना। चलो, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, इन द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद विच ऑफ द फॉलोइंग हाइम्स? तो भाई पुरुष शुक्ता तो होगी नहीं, ठीक है, पुरुष शुक्ता तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो आपका सॉरी एक सेकेंड पुरुष शुक्ता ही तो होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइम्स रिफ्लेक्ट अपॉन द मैरिज सेरेमनीज, तो इसलिए पुरुष शुक्ता ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है किस तरह से जो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के विवाह देखे हैं कि अनुलोम विवाह तो हो सकता है, यानी कि हायर वर्ण का जो मेल है वो लोअर वर्ण की फीमेल से मैरिज कर सकता है, लेकिन वाइसे वर्षा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो 10th मंडल का जो पुरुष शुक्ता है हाइम उसी में दिया हुआ है, बिकॉज 10th मंडल में तो आपका पुरुष शुक्ता ही दिया हुआ है, यस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एसएससी के क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया? सबसे पुराना टेक्स्ट कौन सा होगा इसमें? तो ये होगा हमारा ऋग्वेद। ये अर्थशास्त्र तो ये मौर्य टाइम पे आता है,
ठीक है, मनुस्मृति भी आगे चल के आती, अभी नहीं। द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद, कंपोज अबाउट हाउ मेनी ईयर्स अगो। तो ऋग्वेद कितने साल पहले इसको कंपोज किया गया होगा? तो ऋग्वेद को कंपोज किया गया था 2000, 3500, 5000 या फिर 2500 साल पहले। ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए, इसको कंपोज किया गया था रफली 2500 BC के रफली आप मान सकते हो। तो आज से कितने साल पहले की बात हो रही है? तो आज कितना हो रहा है? 2000 आज मान लो, ठीक है, 2024, 24 हटा तो 2000 भी अगर हम मान लें, ठीक है। हम वैदिक एज क्या बोलते हैं? हम वैदिक एज बोलते हैं 1500 BC से 600 BC। तो 2000 में अगर आप 1500 ऐड करोगे तो 3500 होगा, ठीक है, 3500 साल पहले। अब इसमें 1500 मार्क मत कर देना अगर ऑप्शन आ जाए, क्योंकि कितने साल पहले अभी से वो पूछ रहा है आपसे, ठीक। क्या चीज़? यजमान जो यज्ञ करते थे, यजमान, ठीक है, यजमान का मतलब होता है जो यज्ञ परफॉर्म करते थे, यानी कि प्रीस्ट, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है जो सैक्रिफाइस परफॉर्म करते थे। इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर द नेम ऑफ द भरत क्लैन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा दिस क्लैन हैज़ बीन मेंशन्ड। तो ये क्लैन किस में मेंशन्ड है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हमें पता है कि जो 7th मंडल है इसका, 7वां मंडल, उसमें 10 राजन युद्ध के बारे में लिखा हुआ है, और उस 10 राजन युद्ध में भरत ट्राइब के बारे में मेंशन्ड है, ठीक है। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ लाइफ डिड अर्ली हिंदू फिलोसफी डिटरमाइन? तो अर्ली हिंदू फिलोसफी में कितनी स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं? तो कौन कौन सी स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं? एक तो सबसे पहले यानी कि वही जो हमारे आश्रम होते हैं, ठीक है, जो कि जबाला उपनिषद में लिखे हुए हैं, यजुर्वेद में। एक तो हमारा आता है पहले ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य आता है, देन आता है हमारा गृहस्थ, देन आता है वनप्रस्थ, वनप्रस्थ, और देन उसके बाद आता है संन्यास। तो ये आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 4 आंसर होगा उसका, ऑप्शन नंबर ए। MTS 2024, अर्ली वैदिक इकोनॉमी वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन। तो अर्ली वैदिक इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी? पैस्टोरल थी। ये लेटर वैदिक एज में जो हमारी कम्युनिटी थी वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। 12th, द लैंग्वेज ऑफ द आर्यन टेक्स्ट वॉज। तो लैंग्वेज क्या थी? अर्धमगध, प्राकृत, प्राकृत, पर्शियन, संस्कृत थी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 13th, कितने वेदांग हैं टोटल? तो हमने देखे थे टोटल कितने वेदांग हैं, जितने कि हमारे ब्रह्मचर्य, बिल्कुल सही दीक्षा राठौर, ठीक है। तो जितने हमारे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं यानी कि 6, देयर आर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 6 स्कूल, सॉरी 6 वेदांग है हमारे। वेदांग क्या है? वेदांग हैं हमारे जो काइंड ऑफ जो हमें चाहिए अगर हमें समझना है वेदास को। तो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा, व्याकरण है ना, यानी ग्रामर, और लाइट ज्योतिष वाला था, और निरुक्ता, ठीक है, और एक आखिरी नहीं, 5वां छंद होगा आपका। एक कौन सा बच रहा है? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्ता, छंद, कल्प, ठीक है, कल्प। तो ये होते हैं हमारे जो 6 वेदांग होते हैं। हाउ मैनी मंडल्स आर देयर इन द ऋग्वेद? तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 किताबों यानी कि 10 मंडल से मिलके बने हमारे ऋग्वेद, और जिसमें 3rd मंडल में गायत्री मंत्र है, 9th मंडल में भगवान सोम के बारे में दिया हुआ है, 10th मंडल में दिया हुआ है पुरुष शुक्ता के बारे में, और 7th मंडल में 10 राजन युद्ध के बारे में दिया हुआ है। 15th, हाइम्स ऑफ ऋग्वेद आर ऑल्सो नोन एज। तो जो ऋग्वेदा की हाइम्स उनको और किस नाम से जानते हैं? उनको हम सुक्ता के नाम से जानते हैं, है ना, पुरुष शुक्ता, ये सब जो हमने पढ़ा था, तो शुक्ता के नाम से जानते हैं इनको। अगला है द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड एज। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे वेद हैं उनके 4 कंपोनेंट होते हैं। 4 कंपोनेंट में जो पहला कंपोनेंट था वो संहिता था, ठीक है, संहिता किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ हाइम्स को। दूसरा क्या था? ब्राह्मण। तीसरा क्या था? अरण्यका। चौथा क्या था? उपनिषद, जिसको वेदांत बोलते हैं। संस्कृत इज अ टर्म ऑफ इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज। तो संस्कृत किस फैमिली लैंग्वेज से बिलोंग करता है, किस लिंग्विस्टिक ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ये हमारा इंडो यूरोपियन फैमिली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज दिस, ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ। तो ऋग्वेद जो है अर्लीस्ट स्पेसिमेन किसका है? इंडियन लैंग्वेज का, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, या फिर इंडो अफ्रीकन? तो आंसर होगा इंडो यूरोपियन। ऋग्वेद इज द होलिएस्ट ऑफ द 4 वेदास, क्योंकि सबसे पहले बना था, सबसे ओल्डेस्ट वेद है, 10 चैप्टर से मिलकर बना है जिनको मंडल बोलते हैं। टोटल इसमें 10,600 वर्सेज हैं। हाइम्स कितने हैं? तो हाइम्स हैं इसमें, यानी शुक्ता कितने हैं? 1028 शुक्ता हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज सेनानी इन द ऋग्वेदिक पीरियड? तो सेनानी कौन होता था? तो सेनानी वो होता था जो सेना को लीड कर रहा है, दैट मीन्स अ वॉर हीरो।
टैक्स ऑफिसर एज सच कोई नहीं हमें अभी देखने को मिलता है, क्योंकि जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है अलग से वो बाद में आएंगे। अस्किनी किस रिवर का नाम है? जो अस्किनी जो सप्त सिंधु का पार्ट है वो किस नदी का पुराना नाम है? सही है अर्नब। ट्रैविस हेड से याद आया, मैच वैच चल रहा है ना, किसी ने जो आई थिंक डेब्यू किया है, कुछ शतक अतक मार दिया क्या? क्यों? वॉर हीरो, बिल्कुल। अस्किनी, झेलम, ब्यास, चेनाब और रावी। तो सही आंसर क्या होगा? अस्किनी। ब्यास बिपाशा, चेनाब रवि पुरुषनी, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी झेलम तो वितास्ता होगा ना, चेनाब होगा आपका अस्किनी, ठीक है। चेनाब अस्किनी और झेलम आपका वितास्ता होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेदास इज करेक्ट? कौन सा सही है? वेदों को श्रुति बोलते हैं। श्रुति मतलब सुन सुन के ये आप पास ऑन हुए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, है ना। तो पहला 60 पर आउट, अच्छा 60 पे आउट हो गया क्या? चलो बढ़िया। फिर तो द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ, बड़ा पीछे पीछे हट हट के शॉट मार रहा था तिलक रत्न दिलशान की तरह। तो पहला तो सही है, द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2, 23rd विच ऑफ द फॉलोइंग वेद डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक पीपल ऑफ द इंडिया एंड एज अ कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स, ठीक है। 10 मंडल में 1028 जो हाइम्स हमारी डिवाइडेड है किसमें है? ऋग्वेद में। विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज फाउंड इन 2 रेसेंशंस, ब्लैक और व्हाइट में, ठीक है। याद करो, कृष्ण और शुक्ल। ऋषभ मिश्रा बोल रहे हैं सर यजमान वाला क्वेश्चन CDSP YQ बुक में चारों ऑप्शन सही दिखा रहा है। चारों ऑप्शन सही दिखा रहा है यजमान वाला? अच्छा चलो इसको एक बार मैं कंफर्म करूँगा, ठीक है। मुझे इसको ऑफिशियल आंसर की से कंफर्म करना पड़ेगा, ऑफिशियल से। देन मैं आपको एक बार और कंफर्म कर दूंगा, बिकॉज बुक से नहीं होता है, बुक और वेबसाइट से मेन होता है ऑफिशियली क्या माना गया है, ठीक है। ऐसे बुक में तो मानते हैं कि भाई हड़प्पन्स न्यू अबाउट दी हॉर्स, लेकिन UPSC मानता है कि नहीं, घोड़े के बारे में हड़प्पन्स को नहीं पता था, ठीक है। एक बार पूछा उसने UPSC ने, उसने माना कि भाई हॉर्सेस के बारे में नहीं पता था, लोगों को लगा UPSC से गलती हो गई। फिर से UPSC ने पूछा क्वेश्चन, फिर से UPSC ने यही माना कि हाँ भाई घोड़ों के बारे में नहीं पता था, ठीक है। चलो यजमान मीन होस्ट, यस जुबैर मुश्ताक जी, वही मैंने बताया कि यजमान मतलब जो यज्ञ परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा? यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स एक्वायर्स अ न्यू एपिथेट लॉर्ड ऑफ द प्लो? लॉर्ड ऑफ द प्लो किसको बोलते थे? पुरंदर। पुरंदर मतलब ये तो वाटर के हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा विष्णु जी के 10वें अवतार को क्या बोलते हैं बताओ? द वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड एज सप्त सिंधु विच मीन्स एरिया ड्रेन्ड बाई 7 रिवर्स, ठीक है। झेलम का पुराना नाम पुरुषनी, रावी, विपाशा, ब्यास, रास्ता, झेलम। अरे झेलम ही तो होगा ये, मैं इसमें चेनाब और इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये चेनाब है और ये आपकी वितास्ता झेलम है, ठीक है। अ वेल्दी पर्सन इन दी अर्ली वैदिक पेड वॉज नोन एज, तो अर्ली वैदिक पेड में दुहित्री तो जो गाय को धोती थी, गवेशना, ना 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 गौमत होगा, गौमत होगा, गौमत। गवेशना होता था क्या? इट वॉज सर्च फॉर काउज, ठीक है। जो ढूंढाई मचती थी जब गाय खो जाती थी उसको गवेशना बोलते थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कल की, यस कल की बिल्कुल सही है। और ये जो चल रहा है ना कहाँ पे? संभल में। तो एक्चुअल में माना जाता है कि संभल में ही जन्म होगा कल्कि का, जो कि 10वें अवतार होंगे विष्णु जी के, जो इस कलयुग को खत्म करके सतयुग को लाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेद वॉज 10 राजन वॉर मेंशन? तो 10 राजन युद्ध जो है वो किस में मेंशनड है? 10 राजन युद्ध ऋग्वेद के कौन से मंडल में मेंशनड है बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ण प्राइमरली यूज्ड टू डू कल्टिवेशन एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? तो कौन करता था एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड, व्यापार वगैरह, कौन सा वर्ण होता था? तो ये हमारे 7वें मंडल में मेंशनड है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते पहुंचते हैं यहाँ पर, और आंसर क्या होगा? वैश्य होगा इसका, ठीक है। क्षत्रिय युद्ध लड़ेंगे, ब्राह्मण यज्ञ वगैरह रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, शूद्र जो है जो मैनुअल टास्क हैं, सर्वेंट काइंड ऑफ। विच ऑफ द 4 वेद कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म? मैजिक स्पेल, जादू टोना टोटका, ठीक है। काला जादू किसमें है? अथर्ववेद में। इसमें क्या है? रिचुअल्स एंड प्रेयर्स हैं। ये ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक है ऋग्वेद, इट इज़ द ओल्डेस्ट वेद जिसमें कि हाइम्स वगैरह दी हुए हैं। कलेक्शन ऑफ हाइम्स को क्या बोलते हैं? द पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाई, किसने फाउंड किया था? कपिल ने तो शंख बजाया था, ठीक है।
तो शंख फिलॉसफी दी थी, पतंजलि ने योग फिलॉसफी दी थी, जैमिनी ने दी थी पूर्व मीमांसा। द आयरन इम्प्लीमेंट साइट ऑफ हस्तिनापुर वॉज फाउंड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ इंडिया। तो हस्तिनापुर जो आयरन इम्प्लीमेंट साइट है, हस्तिनापुर मैंने क्या बताया था, हस्तिनापुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। देखा था हमने कि धीरे धीरे जो लेटर वैदिक एज में ये लोग नीचे की ओर उतर आए थे गंगा यमुना द्वाब में, यानी कि जो हमारा हस्तिनापुर वाला रीजन है वहाँ पर, ठीक है, वेस्टर्न यूपी। एज पर ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड, दैट इज 1500 से लेके जो 1000 BC का जो टाइम पीरियड है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रिवर गॉडेस। तो रिवर गॉडेस कौन थी, तो रिवर गॉडेस थी सिंधु, है ना, वन लाइनर में देखा था हम लोगों ने, सिंधु। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। उषा जो हमारी गॉड ऑफ डॉन है ना, और अग्नि तो आप जानते ही हैं भगवान और इंसानों के बीच के मीडिएटर। सर ऐसा भी तो था कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क उनके कास्ट होंगे, यस, द स्टार। वो लेटर वैदिक एज में इसी वर्ण सिस्टम से डिफरेंट कास्ट एमर्ज हुई कि इस कास्ट के लोग इस वर्ण में आते हैं और इनको ये काम करना होगा, ठीक है। इन द ऋग्वेद देयर इज अ हाइम इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन सेज विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस। तो कौन सी 2 नदियां और विश्वामित्र के बीच में एक डायलॉग के ऊपर एक हाइम है ऋग्वेद में, तो ये 2 नदियां हैं कौन सी, अलकनंदा भागीरथी अभी तक मेंशन्ड ही नहीं थी ऋग्वेद में, ठीक है, गंगा यमुना मेंशन्ड ही नहीं थी अभी तक। क्या हमने पढ़ा कहीं पे अलकनंदा भागीरथी गंगा यमुना, ना ही पढ़ा हमने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ब्यास और सतलज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गोत्र प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया इज ट्रू। तो गोत्र के बारे में कौन सा सही है स्टेटमेंट, आप बताइए। नहीं भरत, ऐसा हमें कोई साइट के बारे में नहीं पढ़ना जैसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ा था। गोत्र प्रैक्टिस, तो मैन एंड वेमेन वर एक्सपेक्टेड टू मैरी विद इन द सेम गोत्र, नहीं, सेम गोत्र में मैरिज नहीं करनी थी। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट ऑफ द पर्सन आफ्टर हुम द गोत्र वॉज नेम्ड, ठीक है, जैसे कि अग्निवंशीय गोत्र, सोमवंशी गोत्र, तो ये सब क्या है, ये एक सेम गोत्र है, तो भाई ये माना जाता है कि सेम पर्सन की डिसेंडेंट है सभी लोग, तो मैरिज नहीं करनी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ण वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल एंड एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस इन एंशिएंट इंडिया एज पर रूल्स लेट डाउन बाई द धर्मसूत्र। तो धर्मसूत्र के अनुसार किसको जस्टिस देना होता था और किसको प्रोटेक्ट करना होता था लोगों को, तो किसको प्रोटेक्ट करना होता था, क्षत्रिय को। ये ट्रेड करते थे, ये रिचुअल्स और ये जो काइंड ऑफ इन बाकी के जो ऊपर 2 वर्ण थे उनको सर्व करते थे, ठीक है। श्राप पे भी होता है क्या शादी का प्रेशर? सर रेलवे ग्रुप डी के लिए बैच लिए कब आएगा? तो भाई अलग से उसके लिए नहीं आएगा सुमित जी, अलग से रेलवे ग्रुप डी के लिए यही है जो है। वेदांग आर हिंदू ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट टाइम्स एंड आर लिंक्ड टू द स्टडी ऑफ वेदास। तो स्टडी ऑफ वेदास से लिंक्ड है वेदांग। कितने हैं? तो अभी देखा था 6 हैं टोटल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ण सिस्टम दैट वॉज प्रेवलेंट इन वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ वर्ण। तो इनमें से वर्ण कौन सा नहीं था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, समिति करके नहीं था। समिति वॉज असेंबली ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। ठीक है, सभा थी जो मेन लोगों की असेंबली थी, असेंबली ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड वंस। अगला है एंड दैट इज A person's Vedic approach and his relationship with society are determined by the 4 goals of life. Which of the following is not among these goals? तो सिद्धि, अर्थ, काम, धर्म। तो अर्थ, मोक्ष, धर्म, काम, ये 4 हमारे क्या थे? 4 गोल्स ऑफ लाइफ थे, है ना। कि सबसे पहले हमें अर्थ पता होना चाहिए लाइफ का, मोक्ष, धर्म, काम, सिद्धि नहीं होता है, ठीक है। 40th करो। सेनानी, कुलपा, ग्रामीणी, ये किस वेद में? सेनानी मतलब जो है ना वॉर लॉर्ड है। ग्रामीणी का मतलब है जो हेड ऑफ विलेज है, गांव का मुखिया है। कुल का जो मुखिया है, ठीक है, कुलप। तो ये सब ऋग्वेद में मेंशन। ऑप्शन नंबर सी। विच ऋग्वेदिक गॉड इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड एंड मैन? गॉड और मैन के बीच में कितना क्वेश्चन और है? बस 3 क्वेश्चन और 45 तक करेंगे, फिर आपका होमवर्क है। तो ये हम अग्नि को कंसिडर करते हैं कि अग्नि ऊपर वेपराइज होगी, भगवान के पास जाएगी, तो भगवान और आदमी के बीच का क्या है? ये इंटरमीडिएरी है। विच व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ हाइम्स और मंत्रा कॉल? तो हाइम्स और मंत्रा कलेक्शन ये क्या है? वेदांत है, वेदों के अंत में दिए हुए हैं, ठीक है। ये होंगे आपके श्रुति मीन्स टू हियर, ठीक है।
आपका होगा संहिता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्मृति का तो मतलब हो गया याद। रीत का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, रीत का मतलब होता है नेचुरल ऑर्डर जो फॉलो करना होता है हमें, है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई है, नेचुरल ऑर्डर। बुक ऑफ सॉन्ग किसको बोलते हैं, वेद ऑफ चैंट और इवन योगा ऑफ सॉन्ग। तो बुक ऑफ सॉन्ग कौन है, द अर्लीस्ट बुक ऑन ऑन म्यूजिक, दैट इज सामवेद। धर्म सूत्र क्या कंटेन करते हैं, ट्रिक्स टू कैप्चर एन एम्पायर, नॉर्म्स फॉर वुमेन ओनली, टेक्निक टू रिसाइट श्लोका, नॉर्म्स फॉर रूलर्स। धर्म सूत्र हमने देखा तो देज आर नॉर्म्स फॉर दी रूलर्स, ठीक है। अथर्ववेद कितने खंड का कलेक्शन है, जैसे ऋग्वेद 10 मंडल का कनेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन है। सर आर्यंस कहाँ से आए थे, आर्यंस हमारे घर से आए थे। पूरा रामायण खत्म हो गया और पूछ रहे हैं कि सीता माता कौन थी। अथर्ववेद की अगर बात करेंगे तो अथर्ववेद 20 खंड में डिवाइडेड था। अरे अभी तो बताया था कि यहाँ पर स्टेपीज थे, ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, यहाँ जो रशिया के साउथ में है, यहाँ से टर्की में है, ठीक है। यहीं से हमें पता चलता है भोकास को जो इंस्क्रिप्शन है, जेंडा वेस्टा जो टेक्स्ट है, यहाँ से एक कबीला यहाँ की ओर आ गया और एक कबीला यूरोप की ओर चला गया, ठीक है। तो ये बताया तो था, इतनी बार रिपीट किया लेक्चर में। चलो अगला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डेल्ट विद म्यूजिक। तो यार अब कर लेंगे आई थिंक आप क्वेश्चन, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप करिएगा, इतने आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आर्यभट्टी हमने लिखी थी, ठीक। तो जिन लोगों को बैच चाहिए, नहीं रिकॉर्डिंग्स चाहिए लेक्चर की, तो सर सती प्रथा परफॉर्म होती, सती प्रथा नहीं थी अर्ली वैदिक एज में, सती प्रथा नहीं थी, विडो रिमैरिज अलाउड थी। बाद में लेटर वैदिक एज आते आते तक वुमेन की कंडीशन डिटेरियोरेट होने लगी थी, ठीक है। फिर उनको विडो रिमैरिज उतने आसानी से नहीं होती थी। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि लेटर वैदिक एज में विडो रिमैरिज होती ही नहीं थी। ये मौर्यंस के टाइम पे ये ज़्यादा हुआ कि विडो रिमैरिज एकदम ही बंद हो गई और सती प्रथा वगैरह शुरू हो गई, ठीक है। सर परमार भी इंडिया के बाहर से आया था, बेटा हर कोई फिर इंडिया के बाहर से आया था ना। पुरु पुरु भरत और पुरु, जो कुरु बने थे भरत और पुरुष, पुरुष भी बोल देते हैं या फिर पुरु, ठीक है। जो कुरु बने थे, जो मैंने आपको बताया था, वो जो भरत जो जीते थे और जिनको हराया था उनमें से एक ट्राइब थी कुरु, ठीक है, सॉरी पुरु। तो पुरु और भरत मिलकर कुरु बनाए थे। करंट के बारे में बताइए। आई हैव एग्जाम इन मार्च अप्रैल, जम्मू कश्मीर पुलिस एसआई। और शेख आबिद जी, करंट के बारे में अब देखा, जम्मू कश्मीर एसआई में किस तरह से पूछा जाता है, मतलब उसमें आप ना पीवाईक्यूज देखो, ट्रेंड देखो, हर एग्ज़ाम का अलग ट्रेंड होता है। एसएससी का तो आप जानते हो ट्रेंड क्या है, बहुत पुराना करंट अफेयर पूछना, ठीक है। हर एग्ज़ाम का एक ट्रेंड होता है, कितने टाइम पहले का पूछेगा वो। सर टफेस्ट राइवलरी तो इजीएस्ट राइवलरी बन गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, क्या स्कोर चल रहा है। दस राजन को थोड़ा एक्सप्लेन करिए चंद्रशेखर। 10 राजन था, 10 राजन देखो था क्या, कि जब ये भाई यहाँ पर जो कबीले आए, ट्राइब्स आए, तो इसमें से सबसे जो पावरफुल ट्राइब थी वो भरत ट्राइब थी, ठीक है। बाकी की 5 ट्राइब ने कोलिशन कर लिया, मतलब इंडिया गठबंधन बना लिया ऐसे समझ सकते हो। तो ये 5 ट्राइब मिल गई, प्लस इन्होंने सोचा कि चलो यार 5 और को ले लेते हैं, ठीक है। 5 जैसे ये मान लो कि भाई कांग्रेस हो गई है ना, ये सबसे बड़ी हमारी हो गई, और 5 छोटी को भी ले लिया जो नॉन आ रहे हैं, यानी कि जो पहले से यहाँ रह रहे हैं। तो 5 + 5 10, ठीक है, 10 राजन। तो ये 10 राजन मिलकर भरत के खिलाफ युद्ध किए थे, इनको लीड किए थे जो राजा थे सुदास, ठीक है। ऐसे समझ लो मोदी जी तो ये जीत गया, ठीक है, ये जीत गए उसमें। देन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने भरत वालों ने, और इसमें से एक सबसे पावरफुल थी पुरु, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया, मतलब शादी वादी करवा दी, है ना। तो मैट्रिमोनियल अलायंस बनवा लिया, तो वहाँ से ना। सर 12 दिमाग वाला एनिमल कौन सा है भाई, ऐसा तो हमें नहीं पता अजीत जी। पकड़ुआ विवाह इसमें मेंशन, पकड़ुआ विवाह इसमें मेंशन नहीं है ये।
राजसूय जो है ना एक यज्ञ ही है, वही अश्वमेघ यज्ञ जो मैंने बताया था ना, वही है ये, कि इसमें भी जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे उनको मतलब राजसूय जो यज्ञ होता था उसको, राजसूय यज्ञ संपन्न करने के बाद घोड़ा छोड़ना होता था। ठीक है, घोड़ा छोड़ने के बाद जब वो वापस आता था और जब घोड़े की बलि दी जाती थी तो उसको अश्वमेघ बोला जाता था। अश्वमेघ यज्ञ, पहले राजसूय यज्ञ होगा, बाद में अश्वमेघ यज्ञ होगा। ठीक, 56 करवा दो, मेरा मैसेज नहीं देखते, बाकी सबका देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद आर्यभट्ट? आर्यभट्ट यार अभी पढ़े ही नहीं ना। आर्यभट्ट कौटिल्य ने लिखा था, और आर्यभट्ट जब हम पढ़ेंगे मौर्यास तो वहाँ पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, अथर्ववेद कहाँ पे पढ़ सकते हैं सितांशु? आज बिना खाता खोले घर वापस ट्रैविस। अच्छा, चलिए भाई, गंधर्व विवाह क्या वैलिड है? हाँ यार वैलिड है, आराम से, कोई नहीं, नौकरी वोकरी ले लो, करो गंधर्व विवाह। सर हमको अनुलोम विवाह करना है, घर वालों से बात कर लोगे? अंशुमन सिंह, एक सेकेंड, अंशुमन तुम वही अंशुमन तो नहीं हो? अवार्ड अंशुमन नहीं, वो नहीं हो तुम। तो घर वालों से बात करनी है, लेकिन बेटा हमारे पास भी तो होना चाहिए ना कहना, क्योंकि यहाँ देखो लड़का हमारा मतलब तुम्हारे पक्ष से, अगर हम तुम्हारे मम्मी पापा से फिर बात करेंगे किसी से तो हमें तो भी बोलना तो पड़ेगा ना कि भाई लड़का जो है हमारा, जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं, वो नौकरी लगी है उसकी, अच्छा खासा है। ठीक है, तो उसके लिए पहले तुम्हें जॉब लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आना, उसके बाद हम तुम्हारी पैरवी ज़रूर करेंगे, और अनुलोम विवाह में तुम्हारा बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। लल्लन टाप लेक्चर गुरुजी, मज़ा आ गया। अच्छा, निष्क कॉइन्स वर यूज्ड, देखो मिले नहीं है। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं ना निष्क कॉइन्स को ही बोला गया था। ठीक है, कहाँ पे लिखा था उसके बारे में? ठीक है, निष्क जो है कॉइन्स को ही बोला गया था, लेकिन कहीं कॉइन्स मिले नहीं, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये लोग कॉइन्स जो है, ठीक है, निष्क कॉइन्स को ही बोला गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं पे हमें कॉइन्स का कोई एविडेंस नहीं मिला। हम रिटन एविडेंस से ही किसी चीज़ को नहीं बता सकते हैं। हिस्टोरियंस कभी सिर्फ लिखे के बेसिस पे कोई चीज़, जैसे कि बोला गया कि संभल में बाबर ने तोड़वाया किसको? कल्कि मंदिर को, लेकिन इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है उसका सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं मानते, हिस्ट्री नहीं मानती है उसको। तो उसी तरह इसको हिस्ट्री नहीं मानती है कि वहाँ पे लोग जानते थे, मानते यही है कि बार्टर सिस्टम यूज़ होता था। ठीक है, बिल्कुल सुपर प्रॉमिस हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सभी को, एंड धन्यवाद। मिलते हैं कल। कल फ्राइडे है क्या? तो कल हम आखिरी लेक्चर कर रहे होंगे, मतलब हिस्ट्री का इस वीक का, और उसमें हम करेंगे हीट्रोडॉक्स सेक्ट, यानी कि जैनिज़्म बुद्धिज़्म, और आपको पता लगेगा कि क्यों जैनिज़्म बुद्धिज़्म का जन्म हुआ। जन्म, उसका पीछे का जो कारण है वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, जिन लोगों को कुछ डाउट वगैरह रहता है, मतलब इन जनरल बैच में हैं अगर आप, तो आपका डाउट ग्रुप अलग है, ये इन जनरल डाउट अगर आपका कुछ रहता है तो वो आप यहाँ पर चैट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। राइट, थैंक यू।